विशाल अपने रूम में सो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। तभी उसका दरवाजा किसी ने खटकाया। विशाल रूम से बाहर निकल तो देखा अमित। उसे देखकर उसकी सारी परेशानी मानो खत्म हो गई। वो उसे अपने रूम में लेकर गया और पूछा, अमित तुम ये कैसे? हमें तो कल ट्रेन में मिलना था और तुम इतनी जल्दी से कैसे? अमित बोला, अरे कुछ नहीं, वो आज नेहा जा रही थी, उसकी क्लासेस शुरू होने वाला था और उसे आज रात में ही निकालना था, तो वह मिलने वाली थी और वैसे भी यह महीने बस बिताने वाला था। विशाल तो ठीक है, चलो फिर मैं भी चलता हूँ। वह तुरंत रेडी हो गया और फिर दोनों लोग शहर चले गए। विशाल के घर से शहर 1 घंटे की दूरी पर था। वह रास्ते अमित बड़े ही शांत स्वभाव का था। विशाल को तो कुछ गड़बड़ जरूर लगी। हमेशा बोलने वाला अमित आज इतनी शांत कैसे बैठा था? विशाल एक लंबी सांस लेते हुए बोला, क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बड़े शांत बैठे हो, क्या नेहा भाभी से झगड़ा हुआ क्या? अमित कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। वह आराम से बैठा था। विशाल का डाउट अब तो सच में बदलने वाला था। उसे लगा कि अमित और नेहा के बीच में तो कोई प्रॉब्लम जरूर हुई, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि अमित उसे कुछ बता नहीं रहा था और नेहा भी उसे कॉल नहीं किया? विशाल के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में वह होटल पहुंच गया जहां पर नेहा बैठी थी। विशाल को अंदाजा ही नहीं था कि नेहा इतने महंगे रेस्टोरेंट ब्लू मून में अन लोगों का वेट कर रही थी। उसमें तो बहुत पैसे लगते, लेकिन ने के पास इतने पैसे आए कहाँ से? वह तो कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं खर्च नहीं करती थी और नेहा कभी ऐसे रेस्टोरेंट में पार्टी दे, ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन अमित को ज़रा से भी चिंता नहीं थी। विशाल और अमित दोनों अंदर गए। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि नेहा किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी और वह लड़का अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए था और ये देखने में लग रहा था वो कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता हो। विशाल को ये देखते ही समझ में आ गया कि असली परेशानी जरूर ये लड़का ही होगा, क्योंकि नेहा भी काफ़ी परेशान थी। नेहा अमित और विशाल को देखते ही दौड़कर उन दोनों के पास आ गई। अमित तो बहुत गुस्सा में था, लेकिन विशाल पूछा, नेहा क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? नेहा धीरे से बोली, ये लड़का मेरा कज़न ब्रदर शनि है। मैं इन्हें पहले कभी नहीं जानती थी। इनकी मम्मी पहली बार मेरे घर आई थी और उन्हें देखकर मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और अंत में ये लड़का मुझसे फ्यूचर में शादी करना चाहता था। मेरे पापा तो पहले कुछ नहीं बोले और अंत में बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नेहा को प्रॉब्लम ना हो। विशाल ये सुनते ही समझ गया कि, और वह बोला, भाभी जी आप इन्हें मना क्यों नहीं करती? नेहा बोली, मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए तो उसे मना करने के लिए नहीं, मेरे मॉम डैड नाराज हो जाएंगे। विशाल तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बोला, देवू भाई मुझे किसी के बारे में पता करना है, अभी मैं नहीं कर सकता, आप उसके गलत काम को अभी मुझे पता कर बताएं, नाम शनि है। उसके बाद विशाल उस लड़के का एक तस्वीर निकाला और उसे भेज दिया और बोला, भाभी आप परेशान न हो, चलो बैठा कर उनसे कुछ बातें करते हैं। तीनों लोग जाकर उस टेबल पर बैठ गए। विशाल तुरंत कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर करते हुए बोला, सर कोई जल्दी नहीं, नहीं आराम से लाना, वह वेटर से बोला और वह उस लड़के के सामने बैठ गया। उसके बाद विशाल अमित की ओर देखते हुए बोला, भाई तुम भी कुछ लोगो। उसके बाद अमित थोड़ा सा हंसा और सेम ऑर्डर अपना भी कर दिया। विशाल उस लड़के से पूछा, हेलो शनि, वैसे आप क्या कर रहे हैं? और भाई इतनी भी तुम्हें शादी की क्या जल्दी है? जो तुम्हें नेहा एक ही झलक में पसंद आ गई, कुछ तो खास होगी नेहा तुम्हारे लिए। शनि हंसते हुए बोल, वैसे मैं आपको क्यों बताऊं, मुझे नेहा पसंद आ गई और उसे मैं पसंद हूं, बस तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत? विशाल ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, वैसे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ्यूचर हस्बैंड होने वाले थे तो मैंने सोचा तुम्हारा बैकग्राउंड ही जान ले। शनि तुम तो अभी से अपने फैमिली बिजनेस में बड़ा हाथ बताने लगे हो। ये सुनकर शनि बोला, तुम्हें मेरे फैमिली बिजनेस के बारे में पता ही क्या है? मेरे बहुत बड़े बड़े होटल है दिल्ली में, तुम्हें क्या पता? तुम कभी दिल्ली गए हो? इस शहर को छोड़कर वैसे जा भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात भी नहीं मेरे सामने बैठने के। अब तो विशाल बहुत कंट्रोल कर चुका था। वैसे भी आज सुबह से ही उस पर बहुत परेशानी आ चुकी थी। अब ये लड़का, तभी उसके मोबाइल पर कुछ मैसेज आया। विशाल देखकर तुरंत समझ गया कि यह उसका डर था जो उससे ऐसे बुलावा रहा था। विशाल फिर बड़े शांत स्वभाव से पूछा, अच्छा शनि जी ये बताइए आपका कौन कौन सा होटल है, या फिर सिर्फ भौकाल ही उड़ा रहे हो? शनि तो ये सुनते ही गुस्सा हो गया। उसके पास BMW कार थी जिसकी कीमत लाखों में थी। वो बोला, डायमंड विभू ग्रुप होटल और यह 5 स्टार होटल है। ये सुनते ही विशाल बोला, वाह भाई झूठ बोलने की हद होती है, ये होटल 7 स्टार होटल है, इसे मल्होत्रा ग्रुप ओन करती है, ये पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा होटल है, आपको इतना भी नहीं पता? इतना सुनते ही शनि अपने जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? ऐसे जब अंकल आंटी कुछ नहीं पूछे तो वह विशाल को मारने ही वाला था। उसके पहले विशाल उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ मारा कि वह नीचे गिर गया। सारे रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे थे वो सभी यह नज़ारा देखने लगे। शनि जिसकी उम्र 22 या उससे अधिक थी और वह ताकतवर भी था, आखिर कैसे विशाल एक थप्पड़ में नीचे गिरा दिए और फिर विशाल उसे उठाते हुए
विशाल गुस्से से बोला, तुम और तुम्हारी फैमिली एक छोटा सा कसिनो चलते हो, वो भी गैरकानूनी से, उसके बाद छोटा मोटा जमीन की डील भी करवाते हो, और उसे चक्कर में अभी तुम पुलिस से भागकर दिल्ली छोड़कर आए हो, और तुम्हारा शादी करने का मकसद है दिल्ली में नेहा के नाम की जमीन जिसे नेहा के दादाजी ने खरीदा था, और यह बात तुम्हारे फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। इतना सुनते ही शनि की हालत खराब हो गई, उसके आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। अब वह क्या करता, वह अपने आप को छुड़ाकर तुरंत वहां से भाग निकला। अमित उसे पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन विशाल चुपचाप उसे पकड़कर बैठा दिया और अपना सैंडविच खाने लगा। नेहा और अमित विशाल के देखकर कुछ समझ नहीं पाया, तभी विशाल ने दिल्ली के जमीन का डॉक्यूमेंट और शनि का राज सब कुछ नेहा के मोबाइल में भेज दिया। नेहा भी यह सब देखकर अपने आप से कही, विशाल तो सच में एक सीक्रेट रहस्य है, इसे समझना इतना आसान नहीं। कुछ देर में ही रिया के पेरेंट्स आ गए। वे लोग देखे कि नेहा अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वे लोग उसे देखते ही बेटी शनि कहा गया। नेहा सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता दिया। नेहा उसकी फैमिली में बारे में अपने डैड से पूछी, वह बोले वो लोग तो तभी अपनी शॉपिंग को छोड़कर वहां से भाग निकले जैसे ही उस जमीन के बारे जैसे नेहा अपने डैड को बताई। ये सुनकर उनके डैड बहुत खुश हुए। उसके बाद सभी लोग घर चले गए। नेहा अपने फैमिली के साथ अपने घर और अमित विशाल के घर चला गया क्योंकि वह अपने घर बताकर आया था। सभी लोग घर पहुंचे। अगले दिन विशाल जब सीकर उठा तो देखा उसकी मम्मी किचन में बहुत बिजी थी क्योंकि वह विशाल के लिए बहुत से पकवान बना रही थी। उसमें उसने देखा उसकी मम्मी उसकी फेवरेट शाही बिरयानी बनाई थी, जिसे देखकर विशाल तो एकदम खुश हो गया और वह ब्रेकफास्ट किया और दिल्ली के लिए निकल गया। इसकी मम्मी उसे स्टेशन छोड़ने आए। दिल्ली पहुंचने के बाद विशाल घर पर कॉल किया और हॉस्टल के रूम की सफाई करने के बाद थक गए। उन्हें लगा कि कैंटीन चलकर कुछ खा ले। जैसे ही वे लोग अपने हॉस्टल से बाहर निकले उसे मोनू मिल गया। वे तीनों कैंटीन जाने लगे, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिले जो कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल भी नहीं थे। वे लोग एक तस्वीर लेकर उसके बारे में पूछ रहे थे। शाम का वक्त था जब विशाल और अमित दोनों फ्रेंड एक साथ दिल्ली पहुंचे थे। वे लोग हॉस्टल पहुंचे और थोड़ी देर आराम कारण के बाद वे दोनों कुछ खाने के लिए हॉस्टल के बाहर निकले। जैसे ही हॉस्टल के बाहर निकले ही थे कि उन्हें मोनू मिला गया। अब 2 से 3 हो, तीनों कैंटीन लोग कैंटीन जा रहे थे। उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। यूनिवर्सिटी के कैंटीन में इतने नए लोग कहाँ से जिन्हें विशाल या और कोई कभी भी नहीं देखा था। वे सभी किसी के बारे में कोई तस्वीर लेकर पूछ रहे थे। आखिर कौन लोग थे? विशाल जब बड़े ध्यान से देखा तो वह विशाल की ही तस्वीर थी। अब वह क्या करता? हालांकि विशाल डरने वाले में से नहीं था, लेकिन वह देखा कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 10 लोग से कम नहीं थे। मानो वे लोग किसी गैंग से आए हो जिन्हें विशाल को मारने के सुपारी दिया गया ही। उनके हुलिये से कोई भी यही अंदाजा लगाएगा। विशाल ने जैसे ही देखा कि उनके हाथ में तस्वीर देखकर वह मोनू और अमित को तुरंत पीछे मुड़ने के लिए कहा। विशाल बोला, चलो यार बाहर कुछ खा लेते। वो उन्हें यह बात बताया ही नहीं। अमित कुछ तो डाउट हुआ लेकिन उन्हें समझ नहीं आया आखिर क्यों। उसे लगा चलो ठीक ही है, थोड़ा घूम भी लेंगे। विशाल उसी बीच अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और तीनों लोग पीछे मुड़कर बाहर जाने लगे। इतने में एक आदमी बोला, ये लड़के तुम इसे जानते हो क्या? विशाल थोड़ी दूर जा चुका था। वह उनकी बात को इग्नोर करते हुए बाहर चला गया। जैसे वे लोग यूनिवर्सिटी से बाहर आए वे सीधे लाल किले के पीछे के एक छोटे होटल पर गए जहां पर खाना सस्ते में मिल जाता था क्योंकि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था और वहां पर बहुत से स्टूडेंट एड थे। विशाल जैसे ही वहां पहुंचा ही था, देखा कि वहां पर कोई भी जगह बचा हुआ नहीं था। अब वे लोग क्या करते, सारे के सारे टेबल भर चुका था। अब उन लोग को वेट करने के अलावा कुछ नहीं था। कुछ देर वेट करने के बाद अंततः उन्हें एक सीट खाली मिल ही गई। लेकिन जैसे ही विशाल और उसके दोस्त उस सीट पर बैठे ही थे तभी एक खूबसूरत लड़की बड़े ही खड़ूस आवाज में बोली, ओए हेलो, तुम लोग कैसे यहाँ पर बैठ गए? ये हमारी सीट जाए। मोनू कुछ बोलने से पहले इस लड़की को देखा तो देखता रह गया, मानो वह किसी हुस्न की परी को देख रहा हो। और वह शॉर्ट पहनी हुई थी। उसके खूबसूरत पैरों को देखकर तीनों की पलकें झपक ही नहीं रही थी। मोनू और अमित बिना कुछ बोले सीधे ही अपनी सीट से उठ गए। लेकिन विशाल उन लोगों को बैठे रहने को कह रहा था। उसके ऐसा कहने पर वह लड़की घूरे जा रही थी। विशाल ने ध्यान से देखा तो उस लड़की के साथ उसकी कॉलेज की एक लड़की थी, पर उसने दूसरी लड़की को कॉलेज में कभी नहीं देखा था। मोनू और अमित के खड़े ही जाने पर वह लड़की थोड़ा रूड स्वभाव में बोली, हेलो मिस्टर, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? विशाल प्यार से बोला, देखिए मिस, यह एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, और वैसे भी इस ई टेबल के पास 5 सीट है, आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लड़की, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम जैसे फटीचर के साथ अपना डिनर करूंगी, वैसे मुझे तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ, तुम सीधे साधे से उठ जाओ। विशाल गुस्से से बोला, आप इतनी ही अमीर है तो ये डिनर करने क्यों आई हूँ, तुम चाहो जा सकते हो। विशाल वेटर को भैया कहकर बुलाता है। उसके बाद वह लड़की जिसका नाम रोशनी थी, अब वह गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही विशाल सीट छोड़कर खड़ा हो चुका था। ये देखकर रोशनी और अमित भी सोच में पड़ गईं। विशाल देखा कि वही लोग जो उसके कैंटीन में उसकी तस्वीर लेकर ढूंढ रहे थे वही वहां पर आ चुके थे। हल्की विशाल मास्क लगाया हुआ था। अब उसे पहचानना इतना आसान नहीं था, फिर भी विशाल आज कोई परेशानी नहीं चाहता था।
उसे उठाते देख रोशनी बोली, बहुत बढ़िया, तुम पहले ही उठ गए होते तो शायद ये लफड़ा शुरू ही नहीं होता। विशाल ने कुछ बोला ही नहीं और चुपचाप वहां से निकलने लगा। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वे सभी लोग वहां पहुंच चुके थे, लेकिन ये क्या वे लोग विशाल के ही टेबल के पास आ रहे थे। विशाल ये देखकर थोड़ा चौंक सा गया। अब उसे लगा कि उन लोगों को उसके बारे में पता चल गया। अब आगे क्या होने वाला था। कुछ ही पलों में वे सभी विशाल के पास आ चुके थे। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी, लेकिन ये क्या हुआ जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। उसके पास वे लोग क्या कर रहे थे। वे सभी गुंडे जैसे हुलिया वाले लोग वहां विशाल के लिए नहीं बल्कि उस लड़की रोशनी के पास आए हुए थे। आते ही उसमें से उनका लीडर बोला, मैम सर जी नहीं मिले, हमने बहुत सी यूनिवर्सिटी चेक कर लिया, इनमें से केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रमुख बचा हुआ है क्योंकि ये बंद थी। अब यही आखिरी उम्मीद बची है मैम। रोशनी गुस्से से बोली, तुम लोग एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए, अब क्या मेरे पास क्यों आए हो। मैंने कहा था बिना ढूंढे तुम्हें आने की जरूरत नहीं। विशाल ये सब देखकर दंग रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था। रोशनी उसे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और वैसे भी विशाल तो कभी उससे मिला ही नहीं था। विशाल को हंसी बहुत आ रही थी कि जब यही उसे नहीं पहचान पा रही थी तो लोग कैसे पहचानते। वो लड़की बिना कुछ खाए पिए वहां से चली गई। विशाल भी डिनर करके अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल चला गया। उसे खुशी थी, वह बाल बाल बच चुका था, लेकिन उसे चिंता सती रही थी कि वह न तो उस लड़की को जानता था और न कभी उसे देखा। उसके पास उसकी तस्वीर कहाँ से आ गई जिसे वह कभी भी खिंचवाया भी नहीं था। वह यही सब सोच रहा था। समय 12 बज चुके थे। हॉस्टल पहुंचते ही अमित नेहा से बात करने लगा। विशाल को नींद बहुत जोरों से आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह लेता था उसके फ़ोन बजा। उसने देखा तो रिया। अब वो इग्नोर भी नहीं कर सकता था क्योंकि कल शाम को भी वह बात नहीं किया था। विशाल ने कॉल उठा ही लिया। रिया ने तुरंत उसे वीडियो कॉल में बदल दिया। अब विशाल बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके बाल खराब हो चुके थे। रिया गुस्से में बहुत थी, लेकिन उसने विशाल का ऐसा लुक देखा तो वह हंसने लगी। वाकई में विशाल एकदम सीधा साधा एक प्यारा सा लग रहा था। रिया उसे देखकर हंसती ही रह गई। रिया हंसते हुए बोली, अभी तुम मेरा कॉल उठाए हो, तुम क्या चाहते हो। पहल तो एक ही बार में कॉल उठ जाती थी, लेकिन अब जब से मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया तुम तो भूल ही गए हो। विशाल बड़े आराम से बोला, सॉरी रिया जी, मैं आया हूँ तो रूम की साफ सफाई थोड़ा थक गया। चलो सब ठीक है, कल बात करें तो ठीक रहेगा। रिया गुस्से में बोली, नहीं विशाल, कॉल कटना नहीं चाहिए, तुम मत बोलो लेकिन कॉल काटेगा नहीं। विशाल थोड़ी देर बात किया, फिर दोनों लोग कब सो गए पता भी नहीं चला और दोनों का कॉल चलता रह गया। सुबह कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। विशाल का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। विशाल की जब नींद खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। अरे यह क्या, अब तो मुझे लेट हो जाएगा। अमित भी अभी सो रहा था। दोनों जल्दी जल्दी रेडी हुए और वहां से बाहर निकलकर तुरंत कॉलेज की तरफ भागे। ये क्या, आज कॉलेज में बहुत भीड़ जुटी हुई थी और उसमें जैसे कि कोई बड़ा हीरो या हीरोइन आया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। विशाल को लगा कि उसे लेट हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही विशाल और अमित इस भीड़ से गुजरे उसने देखा कि उसके तो होश ही उड़ गए। अमित रात में उठा तो देखा कि विशाल का मोबाइल चल रहा था। अमित पास जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, उसे पता ही नहीं था। आखिर विशाल रिया से आधी रात में वीडियो कॉल पर बात करने की क्या जरूरत। वो विशाल को डिस्टर्ब नहीं कराना चाहता था। वह भी चुपचाप जाकर सो गया। सुबह हो गए, लेकिन अभी कोई अलार्म बजा ही नहीं क्योंकि विशाल का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। जब विशाल की नींद खुली समय देखकर उसके तो होश ही उड़ पड़े थे। अब वह क्या करता। वह तुरंत जल्दी जल्दी रेडी हुआ, उसके बाद तुरंत कॉलेज के लिए निकल गया। समय के 10 बज चुके थे। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसका क्लास का टाइम हो चुका था, लेकिन ये क्या, अभी बाहर फील्ड में ही लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। विशाल को पता भी नहीं था क्या होने वाला था। विशाल ज़्यादा देर न करते हुए जब वह पास जाकर देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो पता ही नहीं था उसके साथ यह क्या हो रहा था। अब वह क्या करता। विशाल तुरंत मास्क लगाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, विशाल विशाल। विशाल के पीछे देखने से पहले ही रोशनी और उसकी साथ के लोग तुरंत उसी के तरफ देखने लगे। अब विशाल पीछे देखा तो रिया मधु के साथ आ रही। उसे लगा कि रिया फिर से मुझे किसी लड़की के साथ देखेगी तो वह फिर जुलूस हो जाएगी। विशाल दौड़कर रिया के पास आ गया और वह चुपचाप क्लास ए जाने लगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी और उसके लोग रिया के पास आकर पूछने लगे कि विशाल कहाँ है। रिया पहले तो सोच में पड़ गई, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वह विशाल के इशारों को समझ ही न सकी और तुरंत विशाल की तरफ रिया इशारा करते हुए बोली, विशाल ये कौन है और तुम्हारे बारे में पूछ रही है, कॉलेज में कब से तस्वीर लेकर। विशाल को देखते ही रोशनी बड़े ही आश्चर्य से देखा और बोली, तुम ही विशाल मल्होत्रा हो। तुम विशाल नहीं हो सकते, इतने अगडू और घमंडी। विशाल अपना मास्क उतरते हुए बोला, आप कौन और बिना मुझे जाने मुझे क्या ढूंढ रही है। आखिर क्या जरूरत इस फटीचर की पड़ गई आप जैसे शहजादी को। उसका चेहरा देखते ही रोशनी उसे देखती ही रह गई। आखिर विशाल तो यही था जिससे वह रात में बहस की थी, और विशाल के ऐसे बोलने से उसके तो होश ही उड़ पड़े थे। उसे लग गया कि वह विशाल को इतनी आसानी से नहीं मना सकती। अब वह क्या करने वाली थी। आखिर उसे विशाल से ऐसे क्या काम पड़ गया।
रोशनी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं रोशनी अदानी, ग्रेट म्यूजिक एंड फिल्म डायरेक्टर आसिफ अदानी की बेटी हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरत काम है। विशाल उसे देखते हुए बोली, अच्छा तो आप आसिफ अदानी की बेटी है, तो हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, आखिर आपको क्या परेशानी थी जो मुझसे मिलने चली आई? वैसे तो मैं उनसे कभी नहीं मिला, तो आपसे कैसे मिल जाऊंगा? रोशनी बोली, विशाल आई लव यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जब आप मुझे पहली बार मिलते और मैं आपको मोस्ट हैंडसम पर्सन अवार्ड्स दे रही थी, तभी मेरा दिल आप पर फिदा हो गया। मैं आपके साथ यह जन्म नहीं बल्कि साथ जीवन साथ बिताना चाहती हूँ। विशाल के होश उड़े ही थे, उसके साथ पूरे कॉलेज कैंपस के बच्चों के भी होश उड़े हुए थे। विशाल तो हैंडसम बहुत था, लेकिन इतना भी नहीं था कि उसे है 10वीं अवार्ड मिल सके। सभी कॉलेज के बच्चे यही बात कर रहे थे, लेकिन लड़कियों के तो अलग ही होश उड़े पड़े थे। बेचारों के दिल तो टूट चुका था। रिया का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ बोली नहीं। विशाल देखा कि रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। विशाल गुस्से से बोला, सुनो रोशनी जी, माना कि आप आसिफ सर की बेटी है, पर मैं आपको को जनता नहीं भी ही तो कैसे प्यार कर सकता हूँ। माना उनके मूवीज के दीवाने बहुत है, पर आपको मैं ही मिला था। आप मेरे पीछे अपना समय खराब न करे। रोशनी, विशाल जी सच में मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके बिना मैं सो नहीं सकती। अरे मतलब नींद नहीं आती। विशाल बोला, रोशनी जी आप मजाक न करे, चुपचाप जाइए, ये कॉलेज है और मैं अपने क्लास का लीडर हूँ। आप परेशान न हो, मैं आपसे कॉलेज के बाद बात करूंगा। रोशनी बोली, विशाल जी आप समझिए मेरी परेशानी को, रियली आई कैन नेवर स्लीप विदाउट यू। मुझे इमनीजिया, नींद न आने की बीमारी है, और जब उस दिन हम ट्रेन ए मिले थे तो अचानक आपका हाथ से टच हो गया और मुझे तुरंत नींद आ गई। मुझे लगा यह मेरे दावा की वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई कभी भी। और दोबारा जब आपको मैं अवार्ड से रही थी तो आपका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ, उसके बाद मुझे वही स्टेज पर नींद आ गया था। तब मुझे यकीन हुआ कि यह मुझे आपके साथ होने से आता है। विशाल बोला, रोशनी यह कहानी आप किसी और को सुनाना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे कहानी सुनने के मूड के बिल्कुल नहीं हो। रोशनी बोली, आपको प्रूफ चाहिए न? वो कॉलेज में सभी लोगों के सामने विशाल को दौड़कर गले लगाई और किस कर लिया। इतने में ही उसे नींद आ गई और वह सच में सो गई। अब विशाल उसे आराम से उसके फ्रेंड के पास छोड़ा। अब उसे भी थोड़ा बहुत डाउट हो चुका था। सभी कॉलेज के लोग बस विशाल के किस के बारे में चर्चा कर रहे थे। लोगों के तो होश उड़े थे, लेकिन रिया का रिएक्शन कुछ अलग ही था। रोशनी का ऐसे पूरे कॉलेज के सामने हग और किस कर दिया था। पूरे कॉलेज में विशाल का चर्चा पूरे कॉलेज में होने लगी थी। वही खड़े लोग उसके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रोशनी उसके बाद सो चुकी थी। आगे क्या होने वाला था इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आखिर अब विशाल रिया को रोशनी के बारे में क्या समझाएगा? अब क्या होने वाला था किसी को भी इसका अंदाजा नहीं होगा। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी रोशनी के लोग उसे लेकर वहां से चले गए। साथ में विशाल को भी ले जाना चाहते थे। विशाल बोला, मैं इस बारे में शाम को बात करूंगा, आप लोग यहां से जाए। विशाल के आंखों में रोशनी के केयर दिख रहा था, क्योंकि अब उसे भी लगाने लगा था कि रोशनी की बीमारी सच में शायद कुछ होगी, वरना कोई किसी की किस क्यों करेगी। वह रिया की तरफ देख रहा था। रिया गुस्से में वहां से क्लास में चली गई। विशाल को कुछ समझ में नहीं आया कि वह रिया को कैसे समझाए, लेकिन वह समझता भी कैसे। उसे विशाल रिया के पीछे दौड़ा, तभी साक्षी मैम वहां आ गई। अब उसे तो क्लास में जाना था। जब वह क्लास में गया तो उसने देखा कि ऋतिक रिया के पास बैठा था, और वह जब रिया के पास गया तो ऋतिक खड़ा हो गया, लेकिन रिया उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। ये देखकर ऋतिक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन विशाल समझ गया कि प्रॉब्लम क्या थी। रिया विशाल से बहुत गुस्सा थी। विशाल देखा कि कहीं भी जगह खाली नहीं थी। शाइना भी अपने बगल बैग रख दिया था। आखिर आज था क्या जिसके वजह से सभी लड़कियां उसे देखा भी नहीं रही थी, ये तक कि शाइना भी उसे अपने बगल की सीट पर नहीं बैठाना चाहती थी। साक्षी मैम यह नज़ारा देखकर हैरान थी। विशाल को बैठने की सीट नहीं मिल रही थी। आखिर क्यों, जिसे लोग हमेशा अपने पास बैठने के लिए झगड़ती रहती थी, आज उसे कहीं पर भी सीट नहीं मिल रही थी। आज तो विशाल सबसे अच्छा कपड़ा भी पहन कर आया था। हमेशा तो फटीचर की तरह रहता था। क्या कुछ ऐसा हुआ को लोगों को पता नहीं था। विशाल अलग से एक टेबल लेकर बीचों बीच बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि सिर्फ कुछ पलों के किस्से लोगों में उसके लिए इतनी नफरत बढ़ गई कैसे। साक्षी मैम विशाल से पूछा, विशाल ये बताओ आज हुआ क्या जिससे लोग तुमसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं? जैक विशाल कुछ बोल पता उससे पहले ही क्लास की कुछ लड़कियां एकदम रूड स्वभाव में बोली, मैम आज विशाल की गर्लफ्रेंड आई थी और वो कोई और नहीं, फेमस डायरेक्टर आसिफ सर के बेटी थी। साक्षी मैम ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, विशाल तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है और वो भी इतनी मशहूर होगी? विशाल ये सुनकर मैम को देखता ही रह। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह मैम को क्या जवाब दे। अब तो सारे कॉलेज में ये बात फैल चुकी होगी। वह फिर भी बोला। गुस्से में विशाल बोला, कौन बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड या लवर थी? मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं था, और कोई भी ऐसा हरकत करेगा सभी मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएंगी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना होगी। ये सुनकर रिया बोला पड़ी, अच्छा विशाल तो क्या तुम्हारी कोई भी लवर नहीं है? अगर है तो बताना जरा कौन है? वो नहीं तो कौन?
विशाल रिया के सवाल का मतलब समझ चुका था। उसे लगा यदि वह क्लास में बता देगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है तो शायद रिया पर और भी मुसीबत पड़ने वाली थी। अब वह न बताता तो रिया उससे शायद कभी भी बात न करती। विशाल बड़ी चालाकी से बोला, रिया जी मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं उसका नाम यूं ही सबके सामने नहीं बता सकता, हालांकि कि मेरी मम्मी को भी वो बहुत पसंद आई है और वही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। रिया को यह सुनकर थोड़ा सुकून मिला, उसकी लवर और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी। लेकिन उसे कुछ डाउट था कि लेकिन वह कुछ पूछ पाती तब तक मैम क्लास स्टार्ट कर चुकी थी। अब क्या होने वाला था? कुछ ही देर में क्लास खत्म हुई। विशाल बड़ी जोर से भूख लगी थी। वह सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। विशाल अमित और मोनू के साथ कैंटीन में लॉन्च कर रहा था कि रिया वहां आ गई और विशाल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी के पास गई, उसे बैठाया और गाड़ी बहुत तेजी से चलाने लगी। मानो रिया विशाल का गुस्सा उस गाड़ी पर निकल रही थी। विशाल उसे रोक रहा था लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और रिया बहुत दूर जाने के बाद एक ब्रिज पर गाड़ी किनारे लगाई। अब विशाल को डर लगने लगा, रिया गाड़ी से उतरने वाली थी। इतने में विशाल रिया को गले लगा लिया और फिर उसे किस कर लिया, हालांकि उसे अभी भी डर लग रहा था, और बोला, रिया तुम मेरी फीलिंग को समझो, मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं? मुझे तो मोना भी किस किया था, क्या उसमें मेरी गलती था? ना ही ना, और मैं उसे एक्सेप्ट किया नहीं ना, तो मैं इस कैसे एक्सेप्ट कर लूंगा? रिया ये सुनकर थोड़ा खुश हुई, लेकिन उसकी दुखी तो उसका क्लास में न बताना कि रिया ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। रिया फिर बोली, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि रिया ही मेरी गर्लफ्रेंड या लवर है? अब बोलो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विशाल मन में बोला, छुपा तो बहुत कुछ रहा हूं पर समय आने पर बता दूंगा। वह रिया के आंखों में आंख डालकर बोला, क्या रिया तुम्हें मेरे आंखों में कुछ दिख रहा है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मुझे पता है कि यदि मैं तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम किसी मुसीबत न पड़ो, और तुम एक बार मुसीबत में पड़ चुकी थी। बार बार तुम्हें मैं ऐसा परेशान नहीं देख सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जीते मार जाऊंगा, और तुम किसी पर विश्वास न करो कि मैं कैसा हूं। इतना सुनते ही रिया के आंखों में अंशु आ गए और वह बोली, नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। उसके बाद वह विशाल के दोनों हाथों को पकड़कर उसे किस करने लगी और लगातार 5 मिनट के किस के बाद रिया उससे दूर हुई। विशाल का चेहरा पर लिपस्टिक लग चुकी थी। वह अपनी रुमाल से उसे साफ किया और फिर गाड़ी खुद चलाने लगा। उधर अमित और मोनू दोनों अलग ही परेशान थे, आखिर रिया उसे कुछ करे न, और विशाल अपना फ़ोन भी वही भूल गया था। विशाल वापस कॉलेज आया तो उसके सारे क्लास खत्म हो चुके थे और वह रिया से बोला, चाहे आप रोशनी से मिलने चल सकते हैं हमारे साथ। रिया ने मना कर दिया। कुछ देर के बाद हॉस्टल के सामने बहुत सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से रोशनी के आदमी निकले जो विशाल को ढूंढ रहे थे। उसके बाद विशाल किसी को बिना बताए वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वह बड़े से होटल डायमंड जुबली पहुंचे। उसके तो होश ही उड़ चुके थे, वह उसे देखता ही रह गया। उसका बाहर से डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। वह कार से उतरा और लोग उसे एक प्राइवेट कमरे में ले गए। विशाल देखा तो रोशनी आज और भी सुंदर लग रही थी। वह एक सफ़ेद ड्री पहनी हुई थी। विशाल तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन वह किस लिए आया था उससे मकसद से बहक चुका था। उसे अचानक रिया का चेहरा सामने दिख गया। वह अपने होश आते हुए बोला, विशाल सॉरी रोशनी जी, मैं आपका मतलब समझ नहीं पाया, और आप मुझे परेशान न करें, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है तो आप मेरे पीछे ना पड़े। रोशनी, तुम्हारी एंगेजमेंट कब हुई? उस दिन तो तुम्हारे हाथ में कोई भी रिंग नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे जो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और शायद मेरी बीमारी कुछ दिन में ठीक हो जाए। विशाल, तुम्हारी बीमारी चाहे जो हो, लेकिन आप उसका इलाज कराए, न कि मेरे होने से आपका इलाज होगा। वैसे भी मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं अब चलाया हूँ। विशाल वहां से उठाकर जाने लगा। उसे अंदाजा ही नहीं था आगे क्या होने वाला था। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर गुलदस्ते से वार कर दिया। वो एक दो नहीं 3 बार लगातार उसके सर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। विशाल कोमा में भी जा सकता था, क्योंकि अभी कुछ दिन ही पहले उसके सिर के पीछे चोट लगी थी। विशाल को ऐसा कुछ होना का अंदाजा ही नहीं था। उसे पता था कि रोशनी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो विशाल की जरूरत थी। विशाल तो बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसके सिर पर तो पहले से ही चोट लगी हुई थी। आखिर कौन था जिसने विशाल पर हमला किया था? उसके नीचे गिरते थी। अचानक रिया शाम को तुलसी के पास दीपक जला रही थी। वह बुझ गया। उसे विशाल की से ही चिंता थी। अब और बढ़ गई उसकी मम्मी विभा के हाथ से विशाल की तस्वीर नीचे गिर गई। दोनों लोग अब और भी ज्यादा चिंतित हो चुके थे, क्योंकि फोटो गिराना और दीपक बुझाना दोनों अपशगुन माना जाता था। और यह सच था कि विशाल होश में नहीं था। उसके सिर से खून निकलना भी शुरू हो चुका था। खून को देखकर रोशनी के होश ही उड़ चुके थे। वह किसी भी हाल में विशाल को पाना चाहती थी, लेकिन उसे मारकर नहीं। वह अपने हाथ से लोहे की रॉड को नीचे रखा, तुरंत विशाल के सिर को कपड़े से बांध दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। अब आगे क्या होता? कुछ ही पलों में वहां पर खड़े सभी लोग विशाल के तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगे। उन्हें भी यह यकीन नहीं था कि रोशनी ऐसा कुछ भी कर सकती थी। रोशनी कोई मना करे यह उसे बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए रोशनी वहां पर पड़ी रॉड से उस पर वार कर दिया। ये तक कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि वह हमेशा न शब्द सुनकर फास्टेड हो जाती थी। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता था। वह उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया।
हल्की विशाल को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पर वह बेहोश जरूर हो चुका था। वहाँ और कोई नहीं डॉक्टर विक्रम था, जो कि उसे कोटा के जंगल के हॉस्पिटल में इलाज किया था। वह तुरंत उसे देखते ही पहचान गया। विक्रम ने जब इलाज कराना शुरू किया तो फिर उसे सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, लेकिन उसका शरीर कुछ और बता रहा था। उसका विक्रम कुछ देर वेट किया, पर अभी भी विशाल होश में नहीं आया था। उसे उस दिन की तरह विशाल फिर से जल्द होश में आ गया था, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। रात बिताने वाली था, पर अभी भी विशाल होश में नहीं आया था। जल्द ही सुबह हो गई। अमित भी परेशान था, क्योंकि उसे लगा विशाल की बिजनेस मीटिंग के लिए गया होगा, लेकिन जब सुबह तक उसका कॉल नहीं लगा रहा था, वह जैक को कॉल किया और उनसे बात करने के बाद पता किया कि जैक को भी उसकी ज़रूरत है। उसके नए प्रोडक्ट के लिए मीटिंग थी और उसे आज शाम तक चाहे जैसे आना था। जब अमित को पता चला विशाल जैक अंकल के पास नहीं था, तो वह कहाँ जा सकता था। उसे लगा उसे कुछ नहीं होगा। वह कॉलेज के लिए निकल गया। जब सारे कॉलेज में पता चला कि विशाल आज कॉलेज नहीं, बहुत से बच्चे उसका मजाक बनाने लगे थे कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में पड़ा होगा। वैसे भी उतनी सेक्सी और अमीर लड़की किसी को प्रपोज करे तो भला फटीचर जैसा विशाल उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा। चारों तरफ यही चर्चा चल रही थी। ये सुनकर अमित और विशाल के दोस्त गुस्सा हो रहे थे। रिया तो इतनी गुस्सा थी। वह ऋतिक ने जब वही बात रिया से बताया कि उसे लगा कि वह विशाल से नफरत करने लगेगी और उससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रिया तो उल्टा उसे एक थप्पड़ लगा दिया पूरे कॉलेज के सामने और उसे अपने सीट से दिया। ये देखकर ऋतिक गुस्सा हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि विशाल के पास उसका वीडियो क्लिप का ड्रग्स लेने का था। रोशनी हॉस्पिटल के रूम के बाहर और अंदर जाकर विशाल को देखा रही थी, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं हिन रहा था। फिर थक हार कर वह लॉज में वेट करने लगी। उसे अभी भी होश नहीं आया था। जब डॉक्टर को याद आया कि विशाल के होश आने में रिया का बहुत बड़ा योगदान था, वह तुरंत रिया को कॉल करके बताया कि विशाल का एक्सीडेंट हो गया था और विशाल बेहोश था। रिया जैसे ही सुनी कि विशाल बेहोश है और उसे रात से होश नहीं आया था, मानो उसका सारी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। वह तुरंत अपनी सीट से उठी। क्लास चल रही थी। सभी लड़कियां और लड़के उसे देखने लगे। रिया सभी को नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने गाड़ी के पास गई। उसे तो विशाल के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह अपनी गाड़ी इतनी तेज चला रही थी कि वह 20 मिनट में ही हॉस्पिटल में पहुंच गई। वह हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधे विशाल के रूम की तरफ भागी। उसने देखा कि रोशनी और उसके लोग रूम के बाहर लॉज में खाते थे। रिया देखते ही समझ गई कि यह सब रोशनी की वजह से ही था। रिया रोशनी को इग्नोर करते हुए रूम में घुसाने लगी। रोशनी उसे रोकना चाही, पर रिया उसे धक्का देकर अंदर चली गई। जैसे ही उसने देखा कि विशाल अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, रिया के आंखों से आंसू की तो नदियां बहाने लगी। इसाकेशु रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वो विशाल के बगल उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। फिर भी विशाल होश में नहीं आया। रोशनी ये देखकर दंग रह गई थी। उसे रिया के बारे में पता ही नहीं था। रोशनी रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। ये देखकर रिया एकदम भड़क गई। वो तुरंत रोशनी को एक थप्पड़ लगा दिया और उसे धक्का भी से दिया। वह दूर जाकर गिरी और जोर से बोली, विशाल के साथ ये किसने किया? रोशनी भी किसी से कम नहीं थी। वह भी रिया को धक्का दे दिया। रिया का सिर जमीन पर गिर गई। उसके बाद रोशनी लोहे की रॉड से रिया के ऊपर हमला किया। विशाल अभी भी बेहोश था या फिर से कोमा में चला गया था। अब क्या होने वाला था? रिया को रोशनी धक्का दे दिया था और रिया जमीन पर गिर गई थी। रोशनी उस पर रॉड से हमला करने वाली थी। आखिर में अब क्या होने वाला था? रिया को कौन बचाएगा? रोशनी रिया के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर दिया, लेकिन ये क्या था? उसका रॉड रिया से पहले हवा में रुक गया। रिया ने कुछ देर बाद देखी तो विशाल रॉड को पकड़ लिया था। इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि रोशनी के उसके होश में देखकर होश ही उड़ गए थे। उसे अंदाजा नहीं था जिसकी हालत इतनी खराब थे वह इतनी जल्दी कैसे होश में आ सकता था। रोशनी खुशी कम दुखी ज्यादा थी, क्योंकि वह तो रिया को डिफेंड कर रहा था और अब तो रोशनी भी समझ चुकी थी रिया ही वह लड़की थी जिससे विशाल प्यार करता था। उसे यही लगा कि शायद डॉक्टर विक्रम इसी के बात कर रहे थे। रिया विशाल को देखते ही उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। रिया गुस्से से बोली, विशाल आपकी यह हालत किसने किया? क्या रोशनी के वजह से ये सब हुआ? विशाल बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, नहीं रिया, वो मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया और चोट ज्यादा लग उसे के वजह से बेहोश हो गया। और तुम्हें पता तो है ना, तू हरे रहते मुझे कुछ नहीं होगा। ये सब देखकर रोशनी का दिमाग खराब हो गया, लेकिन उसे जानकर है रानी थी। आखिर विशाल रिया को सच क्यों नहीं बताया? क्या विशाल के सिर पर चोट लगने से उसकी यादें तो नहीं डिलीट हो गई? पर ऐसा कैसे हो सकता था? विशाल को तो रिया याद है। बहुत सारे अजीब सवाल रोशनी के दिमाग में आ रहे थे। डॉक्टर विक्रम ये देखकर समझ गए थे कि सच में रिया से उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो कुछ बोलते उससे पहले ही विशाल रिया के हाथ को पकड़ा और वहां से लेकर चला गया, मानो जैसे वह रोशनी को जानता ही नहीं था। रोशनी कुछ बोल पाती, विशाल उससे पहले HJA चुका था। उसे अब तो यकीन हो गया था विशाल की आदत जा चुकी थी। वह कंफर्म करने के लिए डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर विक्रम, क्या ऐसे कैसे में पेशेंट को याददाश्त पर कुछ असर पड़ता है क्या?
डॉक्टर विक्रम, हाँ, ऐसे कुछ केस में जिसमें पेशेंट को सेम जगह दोबारा चोट लग जाए तो इसमें उसके 6 महीने का या फिर कुछ महीने तक का यादें मिट जाती है। ये सुनकर रोशनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उसे अब एक नई उम्मीद मिल गई थी कि वह अब तो दिल्ली में ही रह शायद उसके दिल में कुछ प्यार अपने के लिए जगह पाएगी। वह तुरंत अपने डैड को कॉल करके ये बताती है कि वो उसका DTU दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में BTech के लिए अप्लाई एडमिशन ले ले। विशाल रिया के साथ वापस आया तो सच उसके दिमाग पर कुछ प्रभाव पड़ा था। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वह रिया को उसके हॉस्टल के रूम में छोड़ने के लिए कहता है। रिया उसे हॉस्टल छोड़ देती है। उसके बाद विशाल हॉस्टल रूम में जाते ही देखता है कि जैक का कॉल आया है। वह तुरंत उसे उसके कंपनी में मिलने चला गया। वहां जाकर विशाल सो के रूप में एक मीटिंग अटेंड की, लेकिन उसके चोट को देखते हुए मीटिंग में ज़्यादा कुछ डिस्कस हुआ ही नहीं। विशाल जैक को उसके लैब में बुलाता है। लैब GT कंपनी के नीचे ही था। लैब में हाई टेक्नोलॉजी लगी हुई थी जो कि विशाल जैक के अलावा न कोई ओपन कर सकता था और न ही है कर सकता था। विशाल लैब के पहुंचते ही बोला, विशाल, जैक अंकल, मेरा सिर में बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है यह मेरी याददाश्त पर असर डालेगी। आप मेरी यादें को स्टोर करें अभी। जैक को पता ही नहीं था विशाल क्या कह रहा था। तभी अचानक लैब का गेट खुला। जैक को आश्चर्य हो गया कि यह तो हो ही सकता, आखिर कौन गेट को खोल लिया, आखिर यह कैसे हो सकता था। जैसे ही गेट खुला विशाल हंसने लगा। देवू भाई, आप आ गए, आपका ही मुझे इंतजार था। जैक जैसे ही देखे, अरे दिवाकर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो नवंबर में आने वाले थे, मतलब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। देवू हंसते हुए कहा, क्या भाई आप भी मजाक कर रहे हैं? इसमें तो सबसे ज्यादा मेहनत विशाल ने ही किया था और आप भी कम मेहनत थोड़ी ही किए थे। और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि पेट्रन सूट खराब हो चुका था। अब मुझे 1 हफ्ते में इसे ठीक करना भी है और विशाल की याददाश्त की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके सभी डाटा अभी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन विशाल मना कर देता है और कुछ ही देर में वो फिर से बेहोश हो गया। अब तो जैक और देवू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। वे दोनों तुरंत ब्रेन ब्लस्ट को लगाकर उसके दिमाग के बहुत के सभी यादें को कॉपी कर लिए। उसके बाद विशाल को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए ताकि सबको लग जाए कि विशाल की याददाश्त चली गई है और वह उससे कई परेशानी से बच भी सकता था। डॉक्टर विक्रम फिर से विशाल का जांच किया तो उसमें 100% 6 महीने का याददाश्त जा चुकी थी। वह यह न्यूज़ सबसे पहले रिया और उसकी फैमिली को बताए। ये सुनकर रिया तो डर गई कि उसे मिले हुए उसे अभी 3 महीने ही हुआ था। यहाँ तक कि उसे तो कॉलेज के बारे में भी याद नहीं होगा और उसके प्यार का क्या होगा जो अभी अभी शुरू हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैक और देवू अमित को कॉल करके वहां से चले गए। उन्हें पता था कि विशाल ठीक था, उसे कुछ होगा भी नहीं। अमित थोड़ी देर में वहां पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि विशाल एडमिट है और डॉक्टर विक्रम की रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं होती थी। रिया और उसकी मॉम माधुरी वहां पहुंची। उसने तुरंत डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, विशाल की याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी? डॉक्टर विक्रम, मैम, विशाल की रिपोर्ट के अनुसार 1 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन रिया चाहे तो जल्दी आ सकता है। विशाल को हॉस्पिटल में देखकर रिया को डर लगने लगा था। क्या सच में वो मुझे भूल चुका होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो हमारा प्यार शुरू हुआ था, पर इतनी जल्दी कैसे? माधुरी आंटी जब डॉक्टर से यह सुनती है कि विशाल का याददाश्त काफ़ी समय बाद आ सकती है या नहीं भी, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह जोर से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो विशाल होश में ही नहीं आया था, कोई और कर भी क्या सकता था? ये तो विशाल के उठाने के बाद ही पता चलता कि विशाल को क्या ही था। क्या विशाल को सच में अपनी याददाश्त खो चुका था या फिर कोई ड्रामा कर रहा था? आखिर क्या उसे सच में हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत थी? कुछ देर बाद विशाल को होश आया। रिया दौड़कर उसे गले लगा लिया, लेकिन ये क्या, विशाल कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। अब रिया को सच के डर लगने लगा था कि विशाल सच में उसे भूल गया था। विशाल रिया को गले से लगे हुए देखकर अपने आप को काबू में नहीं कर पाया। उसने देखा कि रूम में कोई नहीं था। वह अपने हाथ को रिया के कमर के पास ले गया और दूसरा हाथ उसके गले के पास। उसके बाद रिया को किस कर लिया। रिया भी अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, वह भी उसे किस करने लगी। थोड़ी देर में विशाल रिया को छोड़ दिया और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, विशाल, हेलो मिस, आप कौन है? क्या आप मुझे जानती है? पर मैं तो आपको कभी नहीं देखा और आपने मुझे हग और किस भी किया। रिया इतना सुनते ही गुस्सा हो गई और बोली, तुम मुझे नहीं जानते? सच में विशाल, तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुमसे प्यार कराती हूँ। विशाल, नहीं मिस, मैं आपके सच में नहीं जानता। मैं तो सिंगल था और मेरी इतनी सुंदर लवर भी होगी, मुझे तो पता नहीं, कहीं मैं टाइम मशीन में आगे तो नहीं चला आया। रिया ये सुनकर और भी गुस्सा हो चुकी थी। उसे लगा कि विशाल उससे मजाक कर रहा था, लेकिन क्या सच में उसकी याददाश्त जा चुकी थी? रिया बोली, विशाल देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। जब तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे हग और किस क्यों किए? विशाल जवाब दिया, मिस, अपने मुझे हग किया और मैं आपको बदले में किस किया, और इतनी सुंदर लड़की को कौन किस नहीं करना चाहेगा? बात बराबर, आप परेशान ना हो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? किस विश तो आजकल आम बात हो गई है ना।
रिया ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई और विशाल को एक थप्पड़ जड़ दिया। विशाल उसे बड़े ध्यान से देखने लगी क्योंकि रिया के आंखों से आंसू आ रहे थे। थप्पड़ के आवाज़ सुनकर अमित, डॉक्टर विक्रम और माधुरी आंटी दौड़कर रूम में घुसे। उनको तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन रिया के आंसू को देखकर यह अंदाज लगाया जा सकता था कि उनके बीच क्या हुआ। माधुरी आंटी को समझ में आ चुका था कि विशाल सच में याददाश्त भूल चुका था। जैक और देवू दोनों लोग लैब में जा चुके थे। माधुरी आंटी को देखते ही रिया उनके गले से लगकर रोने लगती है। विशाल को लगाने लगा था कि रिया को सच में बुरा लगा था। अमित दौड़कर विशाल के पास आया और बोला, भाई तुम ठीक हो ना? तुम तो मुझे पहचान रहे हो ना? विशाल बोला, अमित यार तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वैसे मुझे हुआ क्या था जो मैं हॉस्पिटल में था और मैं क्या भूल गया? वैसे हम इस समय है, कहा। अमित जवाब देते हुए बोला, क्या यार विशाल, कल तुम सीढ़ी से नीचे गिर गए थे और तुम अपनी याददाश्त खो दिए, कुछ यही कही 6 महीने के आसपास। विशाल ये सुनकर थोड़ा सदमे चला गया और बेड पर बैठते हुए बोला, अच्छा सच में मैं किसी से प्यार करता हूँ? अमित तुम्हें तो मेरी लाइफ का 90% सीक्रेट पता है ना? अमित, नहीं मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये सच कह रही होगी क्योंकि 2 दिन पहले रात को तुम इसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मैं और कुछ नहीं जानता। इतना सुनते ही विशाल रिया को देखने लगा और बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सिंगल था और मुझे ट्रेन में एक लड़की मिली थी, मैं तो उससे प्यार करता था। माधुरी आंटी यह सुनकर गुस्सा जरूर हुई लेकिन बोली, विशाल बेटा अभी तुम आराम करो, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। विशाल तो उसमें रुकना नहीं चाहता था, वह कैसे भी करके वहां से जाना चाहता था। उसे वहां रुकना खतरा से खाली नहीं लग रहा था, लेकिन माधुरी आंटी अपनी जिद पर अड़ गईं। अब विशाल कर भी क्या सकता था। कुछ देर बाद रिया और माधुरी आंटी वहां से चली गईं। उसके बाद विशाल अमित को भी भेज दिया और अपने मम्मी को ये बताने से मना किया था उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अमित चला गया और उसे कॉलेज भी जाना था। अब तो अमित भी चला गया। विशाल अपने मोबाइल में कुछ चेक करने लगा, तभी रोशनी वहां आकर पहुंची और विश की याददाश्त जा चुकी। वो उसे वैसे भी उसे नहीं जानता था, लेकिन वो बिना अपने आप को इंट्रोड्यूस किए सीधे विशाल को हक कर लिया और बोली, विशाल बेबी अब आप कैसे हो? मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा। आप कल मेरे पास आए थे, आपको पता नहीं होगा, आप मुझे बचाने के चक्कर में नीचे गिर गए। सो सॉरी बेबी। उसके बाद जैसे ही उसने विशाल को किस किया, उसे तुरंत नींद आ गई। उसकी बीमारी विशाल के वजह से ही शायद ठीक हो जाए, इसीलिए वह तो बहुत कुछ कर रही थी। विशाल भी उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया, मानो वो उसे बहुत पहले से जानता हो। कुछ देर बाद शाम हो गई। वह हॉस्पिटल के सामने गार्डन में चला गया। अब उसके बाद जैक अंकल उसे कॉल करके बताया कि विशाल तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला, सच में तुम्हारे रूम में सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था और यही नहीं मैंने है का किया, तो तुम्हारे याददाश्त के पीछे रोशनी और विक्रम का ही हाथ था। आगे क्या होने वाला था? तभी वहां रिया आ जाती है। विशाल तो अभी भी गार्डन में था। विशाल जैसे ही उसे देखा उसके नंबर पर कॉल किया। रिया ने जैसे ही उठाया, विशाल ने बताया कि रिया तुम हॉस्पिटल के रूम में मत जाए, मुझे तुम्हें कुछ रहस्य बताना है। रोशनी ने जैसे ही विशाल को किस किया, उसे नींद आ गई और विशाल अब कर भी क्या सकता था। वो उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद चेयर पर बैठ गया। कुछ देर के शाम ही है। विशाल रूम से निकलकर गार्डन में घूमने आ गया था। तभी जैक ने कॉल करके रोशनी की सभी कारनामे को बताता है। विशाल के पहले से ही शक था और विशाल का शक सच निकाला। सच में विशाल के रूम में सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था और रोशनी और डॉक्टर विक्रम ने मिलकर याददाश्त भूलने वाली ड्रग्स विशाल को दिया था। लेकिन किसी को क्या पता विशाल का ब्लड ऐसा था, उस पर कोई भी ड्रग्स असर नहीं करने वाला था। क्या सच में विशाल अपनी याददाश्त भूल चुका था या कोई चाल थी? विशाल अभी भी गार्डन में बैठा था। उसने देखा कि रिया हॉस्पिटल में घुसने वाली थी। विशाल उसे देखकर हैरान था कि आखिर वह उसे कैसे रोके। अगर रिया रोशनी को उसके बिस्तर पर देख लेती तो उन दोनों को कैसे समझाएगा और फालतू में ही रिया की इंसल्ट होगी। विशाल उसे कॉल किया। रिया ने देखा कि कोई प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। उसे लगा कि शायद डैड होंगे जो कॉल कर रहे होंगे। वो कॉल रिसीव किया। विशाल बोला, हेलो मिस, आप हॉस्पिटल में क्या करने आए हो? कहीं तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं आ गई? यदि आपका यही करने की इच्छा हो तो हॉस्पिटल के गार्डन में मिलो। रिया चिढ़ते हुए बोली, विशाल आपकी याददाश्त क्या गई? आपका कैरेक्टर ही बदल गया। वैसे और कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं करने लगे, बट आई लाइक योर न्यू लुक, पर मैं तुम्हें वो सब करने के लिए पार्क में क्यों आऊं? विशाल बोला, तुम आओ तो सही बाबू, तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, बहुत जरूरी है। शायद तुम ना जानो तो परेशान हो जाओ। आखिर विशाल रिया को क्या बताना चाहता था? क्या वो बता पाएगा या नहीं? आगे क्या होगा? रिया भी क्या करती? आखिर वो विशाल से ही मिलने आई थी। वह पार्क में पहुंची थी। उसने देखा कि विशाल एक चेयर पर अकेले बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। विशाल रिया को देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। रिया भी विशाल को स्वस्थ देखकर रिया भी बहुत खुश हुई। वह दौड़कर विशाल को गले लगा लिया। विशाल पार्क में बहुत लोग थे। वह रियान को कुछ बताने वाला था, लेकिन तब तक विशाल के होठों पर रिया का होठ पर चूक था। रिया विशाल को एक छोटा सा किस देना चाहती था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। विशाल जो चाहता था उसे वही मिल चुका था। वह रिया के होठ को पकड़ लिया और लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद छोड़ा। रिया भी मना नहीं किया। उसे ऐसा बहुत पहले से इंतजार था।
रिया गुस्सा होने के बजाय विशाल को बड़े ही प्यार से देख रही थी। विशाल कुछ बोलने वाला था, तभी उसने देखा कि रोशनी उसे ढूंढती हुई वही आ रही थी। रोशनी के देखते ही विशाल रिया से थोड़े दूर हो गया और एक एविल स्माइल के साथ बोला, रिया वैसे मैं आपको ये बताने के लिए बुलाया था, आप किस बहुत अच्छे से करती है, मुझे बहुत पसंद आया। अपने ये क्या अपने पिछले बॉयफ्रेंड से सीखा था क्या? रिया सबके सामने विशाल एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर सभी लोग विशाल को देखने लगे। रिया विशाल को गुस्से में घूरे जा रही थी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कुछ कहने के, तुम्हें पता नहीं मेरा तुम्हारा अलावा कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। रिया के आंखों से सच में आंसू निकल रहे थे। रिया गुस्से में उसके ऊपर लंच का पैकेट फेंक कर चली गई। विशाल अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। शायद रिया विशाल से अब बात भी न करती। ये सब रोशनी दूर से देखकर बहुत खुश हो रही थी। वह यही सब सोच रही थी कि अब से रिया और विशाल दूर हो जाएंगे और विशाल मेरा हो जाएगा। उसे शायद आगे क्या होना वाला पता ही नहीं। वह तो विशाल को सस्ते में ले रही थी। विशाल रोशनी को इतना खुश देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसकी जान ले ले। आखिर उसी के वजह से रिया इतनी हट हुई थी। वह रिया को सच बताना चाहता था, जिसे सुनकर रिया खुश होती, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो चुका था। विशाल रोशनी को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाने लगा। यूज जाते देखकर रोशनी दौड़कर उसके बाहों में अपनी बाहों को डालकर चलाने लगी। विशाल गुस्से में अपने हाथ को अलग करता हुआ बोल, हेलो मिस, आप ये क्या कर रही थी? मैं आपको को जनता भी नहीं हूँ, बहुत नजदीक किया, आपको ही परेशानी में डाल सकता है। इसके चेहरे पर एक एविल सी स्माइल थी, जिसे देखकर रोशनी को भी डर लगाने लगा था। उसे लगा शायद विशाल पर ड्रग्स कुछ ज्यादा ही असर कर दिया ही। जीसस, उसका व्यवहार ही बदल गया। मुझे इतनी करीब नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए वह अपने आप को उससे दूर करते हुए वहां से चली गई। विशाल कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे लगा चलो चाहे जैसे गई, परेशानी तो छूटी। और वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज फॉर्म भर करके हॉस्पिटल के बाहर आया। तभी जैक उसे पिक करने के लिए आता है। विशाल जैक के साथ सीधे लैब में चले गए। उसमें देखा कि देवू पेट्रन सूट का एक नया डिजाइन तैयार किया था, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर था। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस बनना इतना आसान भी नहीं था, ये बता तीनों को पता थी। देवू हंसते हुए बोला, भाई मान गए, आपकी एक्टिंग को एकदम ऑस्कर के लेवल की थी। आप रिया की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिए, मुझे तो यकीन ही नहीं था। मुझे लगा आप उसके आंसू को देखकर पिघल जाएंगे। विशाल एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी दिक्कत हुआ रिया को ऐसा कहने में। मैं उसे सच बताने वाला था, लेकिन तभी रोशनी आ गई। अब तो उसका तो कुछ करना होगा, लेकिन मैंने उसे हिंट दे दिया, अगर वह समझ गई तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा। जैक और देवू आपस में कुछ बात करने के विशाल से बोले, विशाल तुमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वह सही था। रोशनी और डॉक्टर विक्रम कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, लेकिन समझ में नहीं आया क्या। लेकिन मैंने कुछ वॉइस डिकोड किया तो पता चला कि उसमें किसी के ब्लड की बात हो रही थी। किसी को पता नहीं था आखिर किसका खून की जरूरत थी। विशाल उन सबको इग्नोर करते हुए बोले, अरे छोड़ो भाई, अभी वह नया प्रोडक्ट जो आने वाला था क्या था, और जीटी कंपनी का ये प्रोडक्ट कितना कमाई किया अभी तक? जैक बोल, 10 करोड़ रुपए तक की टोटल अर्निंग किया है, और अभी 1 महीने हो चुके थे तो दिक्कत नहीं होगी। हमने सभी की सैलरी दे दिया है, लेकिन चारों डायरेक्टर और विशाल आपकी बाकी है। और नया प्रोडक्ट की कल मीटिंग थी जो कि कैंसिल हो गई, अब कब डेट रखे उसकी? विशाल, जैक अंकल कल मत रखना, मुझे आज रात को काम भी करना और कल कॉलेज भी जाना होगा। आप कैसे भी उन लोगों को नेक्स्ट डे के लिए बोल दे। उसके बाद वे तीनों अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और रात को काम करते करते लैब में ही तीनों सो गए। सुबह हुई, बहुत देर से सोने के वजह से तीनों देर से सो के उठे। विशाल देखा कि समय 9 बज रहे थे। उसके पास वही कपड़ा था जो वह 3 दिन से पहने हुए था। विशाल जल्द में रेडी हुआ और अब वह क्या करता, इसके लैब के कपड़े थे लेकिन सारे ब्रांडेड शूट थे। उसे पहनकर वह और भी अच्छा ही लगता। कॉलेज में पता था कि वह अमीर तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने देखा कि जो रिया के मम्मी उसे गिफ्ट दिया था वह भी वही पड़ा था। विशाल तुरंत लाइट ब्लू पेंट और व्हाइट शर्ट पहनकर निकलने लगा, लेकिन समय बहुत हो चुका था। तब जैक ने अपनी गाड़ी से उसे छोड़ने की जिद करने लगा। विशाल मना किया, लेकिन देर होने के कारण वह भी मान गया और जैक उसे अपनी ब्लैक था र गाड़ी में बैठा कर कॉलेज के लिए निकल गया। कुछ ही देर में विशाल अपने कॉलेज में पहुंच गया। विशाल पहले ही उतरना चाहता था, लेकिन उसे गाड़ी में नींद आ चुकी थी और जैक बिना बताए अंदर लेकर आ गए। अब क्या होने वाला था? विशाल पहले से ही बहुत ब्रांडेड सूट पहना हुआ था और ऊपर से 20 लाख की गाड़ी से आ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्लास शुरू हुआ भी नहीं था। गाड़ी में जीटी ग्रुप का लोगो लगा हुआ था। उसे देखकर बहुत से बच्चे घेर लिए। अब विशाल की करता उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसके साथ जैक भी उतरा। दोनों को साथ देखकर रिया और शाइना के तो होश ही उड़ गए। रिया ने देखा कि विशाल उसकी द्वारा दी गई शूट पहने हुए था। रिया उसे देखते ही बोली, वाओ विशाल, यू लुकिंग हैंडसम। वैसे ये कपड़ा कहाँ से लिया, और तुझ जैसे फटीचर के पास यह इतना महंगा ड्रेस आया कहाँ से? विशाल रिया की बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि रिया उसे ऐसे क्यों बात कर रही थी। विशाल हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, माधुरी आंटी ने दिया था जब मैं पहली बार गया था।
विशाल ब्लैक था। र से कॉलेज पहुंचता है। उसके साथ जैक को देखकर बहुत से लोग जैक की गाड़ी को घेर लिए थे क्योंकि जैक की न्यू प्रोजेक्ट सबसे हट के आने वाली थी और वह आते ही शायद मार्केट में छा जाए। बहुत से स्टूडेंट उसे घेर लिए, लेकिन जब वे लोग जैक के साथ विशाल को देखा तो सभी लोग हैरान थे क्योंकि विशाल की याददाश्त जा चुकी थी और वह फटीचर से अमीर ज़्यादा कैसे बन गया। सभी यही सोच रहे। विशाल को उनके परेशान होने का कारण पहले से पता था, लेकिन रिया और शयाना कुछ ज़्यादा ही परेशान थी क्योंकि शायना को जैक कभी भी कॉलेज क्या कहीं भी नहीं ले जाता था और एक विशाल जो उनके ऑफिस का इंटर्न था। जैक उसे लेकर आए हुए थे। रिया जब ये पूछी थी कि यह ब्रांडेड कपड़ा तुम्हारे पास कहने आया और विशाल तुम्हारी औकात भी नहीं थी इसे खरीदने का, विशाल के जवाब देने पर उसे शक हो जाता है कि विशाल कुछ तो उससे छुपा रहा था। रिया विशाल को घूरते हुए बोली, विशाल तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी, तुम मुझे भूल चुके थे तो कहाँ से यह याद रह गया कि यह तुझे मेरी मॉम गिफ्ट दी थी। क्या सच में तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है या मुझे परेशान करने का कोई नया बहाना बनाए हो? विशाल ये सुनकर दंग रह गया। आखिर वह क्या जवाब देने वाला था? किसी को कुछ पता नहीं था। अब आगे क्या होता? विशाल यूं ही सबके सामने अपना प्लान नहीं खराब करना चाहता था। वह कुछ देर सोचते हुए अपने चेहरे पर इविल स्माइल लेट हुए बोला, क्या रिया कैसी बात कर रही हो? वो मुझे अमित ने बताया था। ये सूट मुझे आपकी मॉम ने दिया था। और क्या मुझे कोई सपना कोई आएगा? खैर छोड़ो, सभी लोग अपने क्लास में चलो। सभी लोग क्लास में चले गए, लेकिन रिया, शायना और मधु अपनी टोली के साथ वही बाहर खड़ी थी। विशाल देखा कि सामने से मोनू हाथ में काफी लिए चला आ रहा था। विशाल जोर से बोला, मोनू भाई एक काफी मुझे भी देना। मोनू और रिया दोनों बड़े ही आश्चर्य से फिर उसे देखने लगे। फिर विशाल कैसे गलती कर दिया, वो भी रिया जैसे होशियार के सामने। आखिर क्यों? विशाल खुद से कह रहा था। वो फिर से हंसते हुए बोला, रिया अब ये मत पूछना मैं मोनू को कैसे जानता हूँ। अरे मुझे अमित ने सभी की तस्वीर दिखाते हुए नाम बताया है, मुझे सभी के नाम पता है। मोनू, मधु, शायना और आप रिया है। और अब चलो सभी लोग क्लास में, मैम आ चुकी होंगी। विशाल क्लास में घुसते ही देखा कि साक्षी मैम क्लास में पहुंच चुकी। वह विशाल को देखते ही बोली, ओ विशाल तुम हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हो, अब अपनी याददाश्त खो दिए, मुझे तो पहचान रहे हो। विशाल, क्या मैम? आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप साक्षी मैम है ना। अरे मैम अब से मैं क्लास लीडर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, सो आप किसी और को क्लास लीडर बना दो, न चाहो तो ऋतिक को भी बना सकते हो। यह बात सुनकर सभी विशाल को ऐसे देखने लग कि मानो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया हो और अब तो सभी को यकीन हो गया था कि विशाल सच में पिछली बातें भूल चुका था। कैसे भी करके विशाल रिया के बगल बैठ जरूर गया था, लेकिन उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि रिया को कुछ जानने का हक था, क्योंकि उससे वह प्यार जो करता था रिया इस पूरी क्लास में घूर कर ही देख रही थी। रिया के दिमाग यही ख्याल आ रहा था कि विशाल इतना काइंड हार्ट यानी दयालु था और अब इतना क्रूल हार्ट कैसे हो गया। कैसे भी करके आज का क्लास खत्म होने को था। आज सैटरडे था और आज एक्स्ट्रा क्लास चलती। स्किन्स एंड टेक्नोलॉजी की समय काफ़ी बीत चुका था। उसे पता भी नहीं था आगे उसके ज़िंदगी में कुछ मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। कैंटीन के बाद विशाल जैसे ही क्लास में पहुंचा तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की जो कि बहुत यंग दिख रही थी वह क्लास ले रही थी। जब विशाल आगे से देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। आखिर यह कैसे आ सकती इसका तुम? विशाल क्या किसी को अंदाजा ही नहीं था। विशाल कुछ न बोलते हुए अपने सीट पर बैठ गया। जैसे ही रिया क्लास में एंट्री ली वह तो मैम को देखते ही बोली, वाह रोशनी जी तुम कैसे यहाँ आ सकती हो? ये कोई मजाक नहीं, क्लास चल रही है, तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं। VSHAL तो पहले से ही सदमे में था कि आखिर ये लड़की क्या बला थी जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। रोशनी यह सुनकर जोर से हंसने लगी और बोली, रिया अब से मैं तुम्हारी नई साइंस और टेक की टीचर हूँ, बस वॉलंटरी 1 मंथ के लिए शुरू किया है, बस आप लोग आदत डाल ले जल्दी आने के, मुझे लेट से आना पसंद नहीं था। रिया जाकर विशाल के बगल बैठ गई। उसे बगल बैठे देखकर उसे गुस्सा बहुत आया और वह गुस्सा से रिया को घूर रही थी, लेकिन वह पहले दिन ही क्या बोलती, वह चुप रहना बेहतर समझी। क्लास खत्म होने के बाद विशाल मोनू के साथ बाहर आया और कुछ दूर आने के बाद अमित उसे मिल गया। तीनों लोग आपस में बात करते हुए हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, तभी रिया की कार आकर रुकती है। रिया कार से उतरते ही विशाल से बोली, आज हमारे यहाँ पार्टी है और तुम तीनों को आना है, समझे कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। अमित हंसते हुए बोला, क्या बात कर रही हो, पिक करने की जरूरत ही नहीं, मैं चला आऊँगा। विशाल हॉस्टल पहुँचने के बाद अमित के साथ कुछ बातें करता है, उसे सब सच्चाई बता देता है और वह अपनी परेशानी भी बताता है। अमित पहले तो बहुत गुस्सा हुआ कि उसे रिया और अपने प्यार के बारे में पहले तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि फाइनली विशाल जैसा लड़का प्यार में पड़ ही गया। विशाल थोड़ी देर अपने टेबल पर पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते कब शाम के 7 बज गए इसे पता ही नहीं चला। अमित तैयार हो चुका था और विशाल तो अभी फ्रेश भी नहीं हुआ था। विशाल वॉशरूम में चला गया और शॉवर लेने लगा। अमित दरवाजा खुला छोड़कर मोनू के रूम के चला गया। अभी क्या विशाल शॉवर लेकर बाहर सिर्फ एक टॉवल में निकाला, उसने देखा कि रिया उसके नज़रों के सामने खड़ी थी। उसे यह उसका वहम लगा, लेकिन ये तो सच था। रिया विशाल को टॉवल में देखकर शर्म से उसके गाल लाल हो गए
और वह अपना सिर नीचे झुका ली। विशाल को अब भी यकीन नहीं था, वह उसे टच करके देखा तो है, रान ही रह गया। वह शर्म से अंदर चला गया और विशाल बोला, क्या रिया आपका इरादा कुछ और करने का है तो मुझे बताए, यूं ही बिना नॉक किए रूम में आने की क्या जरूरत। अब आप अगादर आए। ओ सॉरी, बाहर जाए, मैं बस 5 मिनट में बाहर आया। रिया बाहर चली गई। विशाल 5 मिनट के बाद बाहर आया, एक ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट पहनकर। विशाल उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। रिया अपनी रोल्स रॉयस कार में आई थी। सभी लोग उसमें बैठ गए और वे सभी कुछ देर में रिया के घर पहुंच गए थे। रिया के घर को देखकर अमित और मोनू की आंखें फटी की फटी ही रह गई। आखिर 5 मंजिलों वाला ये घर जो पूरा सफेद था और चारों तरफ लाइट चमचमा रही थी, और उस विला के सामने एक गार्डन था जिसमें पार्टी के लिए सजावट किया गया था। ये सब वाकई एक गरीब के लिए सपना था। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। विशाल को देखते ही माधुरी और प्रिया आंटी तुरंत विशाल को अपने पास बुलाया और उसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद विशाल और रिया को रेडी होने के लिए कहने लगी। रेडी होने की बात सुनकर विशाल शॉक्ड ही गया। वह मन में बोला, आज आंटी मेरा प्लान चौपट करके ही मानेगी। विशाल आंटी को माना कर रहा था कि वह ठीक है और उसे कोई शूट की जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी प्रिया आंटी गुस्से से बोली, तुम हमारे स्पेशल गेस्ट हो और तुम्हारे बिना ये पार्टी अधूरी रहेगी, और तुम ऐसे फतिचारों जैसे कपड़े में रहोगे तो हम लोगों की कितनी इंसल्ट होगी। विशाल अब क्या करता, वह मन गया और रिया के साथ ऊपर उसके रूम में चला गया। उसके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। विशाल ये सुनकर शॉक था कि यह इतनी बड़ी पार्टी उसी के लिए दिए गया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे, आखिर रिया क्या चाहती थी। विशाल की कोई भी था नहीं बात सकता था। दोनों आंटियों ने विशाल को जबरदस्ती रेडी होने के लिए ऊपर भेज दिया। अब विशाल भी की कर सकता था, वह अपने दोस्तों को वही छोड़ते हुए अकेले रिया के घर में चला गया। विशाल सीढ़ियों से ऊपर वाले गेस्ट रूम में जाने लगा। उसने देखा कि रिया के रूम के दरवाजे पर नोटिस लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, कम इन बेबी डोंट ठीक जस्ट कम। विशाल को कुछ समझ नहीं आया, वह फिर भी अंदर चला गया और देखा कि रूम में एक बहुत ही बढ़िया लाइट ब्लू कलर की ब्रांडेड शूट रखी हुई थी और उसकी के जिस साइड में रिया का सेम कलर में एक लाइट ब्लू ड्रेस रखा हुआ था। विशाल उस ड्रेस को उलट पलट कर देख रहा था। उसने देख कि रिया का ड्रेस की कीमत उसकी सोच से महंगी थी। ड्रेस की प्राइस लाखों में था। विशाल अपने आप से बोला, हाय ये लड़की, इसके साथ रहना मतलब महीना का 10 लाख रुपए इसकी शॉपिंग में ही लग जाएगी। रिया, अच्छा हुआ मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वरना रिया का खर्च उठने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विशाल ध्यान ही नहीं दिया, कोई और भी रूम में थे। वह अपना शर्ट उतारकर उसमें रखी शर्ट पहनने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और विशाल की नजरें टिकी की टिकी रह गई। रिया अभी बाथरूम में लिपटी हुई थी। विशाल उसे देखते ही रह गया, वह कहीं तो खो गया कि रिया की आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं दिया। तभी विशाल के होठों पर रिया का होठ पड़ता ही और दोनों किस करने लगते हैं। 10 मिनट के बाद रिया विशाल को छोड़ी और विशाल अचानक बोला, विशाल, रिया ये तुम क्या कर रही हो और तुम चाहती क्या हो और ये पार्टी क्यों रखी हो, वो भी मेरे लिए बोलो। रिया रिया कुछ बोले बिना अपना ड्रेस लिया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। अब विशाल पीछे जा नहीं सकता था, वो वॉशरूम में ही जाकर रेडी हो गया। रिया अपनी ड्रेस पहन रही थी कि उसका जिप अटक गया। विशाल अभी अभी रेडी होकर बाहर आया हुआ था कि रिया जोर से चिल्लाई। विशाल उसकी आवाज़ सुना और दौड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए। वह डर गया कहीं रिया को कुछ हो तो नहीं गया। वह जाकर देखा तो रिया मिरर के सामने खड़ी होकर अपना कपड़ा चेंज कर रही थी। विशाल उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ रिया जी, अपने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया, कहीं छिपकली तो नहीं देख लिया। रिया, मेरे घर में छिपकली तू ज़्यादा सोच रहे हो, और मैं इतनी धीरे से आवाज़ की कि बगल में सुनाई न दे और तुम्हें वॉशरूम से सुनाई देने लगा। रिया उसकी हेल्प लेनी चाहती थी उसकी जिप बंद करने के लिए, लेकिन वह उतना ही शर्मा रही थी और ये भी डर था कि वह विशाल को इतने करीब देखकर कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, क्योंकि विशाल को इतना पास देखकर वह खो जाती थी। विशाल वापस जाने लगा। रिया कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस अपने हाथों से जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी। विशाल उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगा और धीरे धीरे कदमों से रिया के करीब जाने लगा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। विशाल बड़े ही प्यार से रिया का जिप बंद करने लगा और कुछ ही पलों में बंद कर दिया। बंद करते ही वह पीछे मुड़ा, हालांकि वह अपने शूट का कोट पहना ही नहीं था। व्हाइट शर्ट और लाइट ब्लू पैंट। विशाल और भी है दसम लग रहा था। अब रिया जैसे ही टर्न हुई उसने विशाल शर्ट पर किस कर दिया और उसकी लिपस्टिक से शर्ट पर होठों के निशान बन गए। विशाल उस निशान को देखकर एकदम रिया को देखने लगा और रिया के पास जाकर उसके कान में बोला, कचड़ी जी, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और विशाल तुरंत पीछे रिया के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। दोनों अपने होश खो दिए थे। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। वे दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हुए और विशाल सोचने लगा कि वह क्या कर रहा था। रिया की होठों की लिप्स भी खराब हो गई थी। विशाल के बाएं गर्दन पर लिप्स का निशान लगा हुआ। विशाल अपना चेहरा रुमाल से साफ किया, लेकिन गले पर लगे लिप्स की निशान को ध्यान ही नहीं दिया। वह कोट पहनना नहीं चाहता था, लेकिन लिप्स के निशान को छुपाने के लिए वह कोट पहनकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि माधुरी आंटी बाहर खड़ी थी। विशाल उन्हें देखते ही एकदम शॉक्ड हो गया। उसकी नज़र शर्म से झुक गई थी। विशाल इधर उधर देखने लगा और बोला, आंटी क्या हुआ, वो रिया रेडी हो रही है, मैं उसी का वेट कर रहा था।
उसकी चेहरा को देखकर आंटी समझ गई कि उन दोनों में कुछ तो हुआ होगा, जिससे विशाल इतना घबरा रहा था। तभी रिया ड्रेसिंग रूम बाहर आती हुई बोली, विशाल कौन है? जब वह देखी कि मॉम आई हुई थी, वह तुरंत बोली, मॉम चले अब। और रिया विशाल का हाथ पकड़कर अपने मॉम के साथ नीचे आने लगी। रिया जैसे ही अपने विला से निकली, समय के 9 बज चुके थे और दिल्ली के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में आए हुए थे। जब वे लोग माधुरी को उनके बेटी रिया और किसी है 10 लड़के के साथ दिखे तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि सिंघानिया फैमिली का बिजनेस बहुत फैला हुआ था और सभी को पता था कि उनकी एक ही बेटी थी रिया और पूरी प्रॉपर्टी उसी की थी। और बहुत से लोग रिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, हालांकि उन्हें रिया से ज़्यादा मतलब नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से था। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन दोनों को देखकर मोनू और अमित समझ चुके थे रिया और विशाल सच ये एक दूसरे से प्यार करते थे। और ही नहीं, अभी रुको, आगे तो अभी बाकी था। विशाल की गर्दन पर किसी का ध्यान अभी भी नहीं था। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे भी आए थे। उन लोगों को सच में लग रहा था कि विशाल किसी बड़े बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था। उन्हें विशाल की झूठी सच्चाई जरा सी भी नहीं पता था। सभी लोग पार्टी में आ चुके थे। तभी रिया के डैड राज सिंघानिया हाथ में माइक लिए हुए स्टेज पर चले गए। वे लोग ये बोले कि सिंघानिया जी अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए बोले, हेलो दोस्तों, आज ये फंक्शन मैंने किसी खास मकसद से रखा था। उनमें से पहला मकसद ये है कि मेरी बेटी और मुझ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसमें वह अपने गरीब और फटीचर बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने सपनों को छोड़ती हुई आगे चलकर राज ग्रुप को टेक ओवर करेगी। और राज ग्रुप का फ्यूचर में होने वाली सीईओ रिया सिंघानिया होगी। और आज से रिया का बॉयफ्रेंड मेरा फ्यूचर सन इन लॉ दामाद होंगे। ये सुनकर रिया के आंखें के सच में आंसू थे, लेकिन वह विशाल को एक बार देखी और फिर तुरंत स्टेज पर जाने लगी। हालांकि यह सुनकर विशाल के आंखें आंसू से भर चुके थे, क्योंकि आज वह इस हालत में था। चाहता तो वह रिया को साइन करने से रोक सकता था, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं चाहता था? आखिर उसकी मजबूरी क्या थी? वह रिया को जाते हुए देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। सेम उसके साथ वही हो रहा था जो विशाल के साथ हुआ था। विशाल दौड़कर रिया का हाथ पकड़ लिया। विशाल रिया के तरफ देखता हुआ बोला, रिया सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम मेरे लिए अपना ड्रीम छोड़ दे रही हो? रिया तुम ये गलत कर रही हो, तुम मुझे भी छोड़ भी सकते हो, मुझे वैसे भी कुछ याद नहीं है पास्ट के बारे में। रिया, विशाल तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरा ड्रीम है गरीबों की मदद करना, और ये मैं राज ग्रुप को टेक ओवर करने के बाद भी कर सकती हूँ और तुम्हें एक बार खोने के बाद नहीं पा सकती। विशाल उसके शब्दों को सुनकर यह सोचने लगा कि वह रिया अपने प्यार को कितना रुला रहा था। उसने अभी तक रिया के लिए कुछ किया भी नहीं था और उसके वजह से वह अपना सपना भी छोड़ रही थी। रिया विशाल से अपना हाथ छुड़ाती हुई स्टेज पर चली गई और साइन कर दिया। विशाल इन सब के लिए खुद को ही गलत ठहरा रहा था और काफी देर से यही सब सोच रहा था। उसके बाद सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी राज ग्रुप के एक डायरेक्टर का बेटा शिवम, जिसके डैड महंत सिंघानिया 20% के शेयर होल्डर थे राज ग्रुप के, और वे रिया के रिलेटिव भी थे। विशाल अपने दोस्तों के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और शिवम और रिया आपस में बात कर रहे थे। रिया को शिवम ने हक किया और विशाल को लज्जित करने के लिए उसके गाल पर किस करने की कोशिश किया। ये देखकर विशाल का गुस्सा बढ़ गया, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता था। और उसके हाथ में जूस का गिलास था जो कि गुस्से की वजह से टूट गया। टूटने की आवाज़ सुनकर रिया जब पीछे मुड़ी थी, देखा कि विशाल के हाथ में गिलास चूर हो चुका था और उसके हटा से ब्लड भी निकल रहे थे। रिया इतना देखते ही दौड़कर विशाल के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवम और उनके बहुत सारे दोस्त रिया का मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या हुआ विशाल जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं, और देखो तुम्हारे वजह से रिया बेचारी पल भर में रानी से नस बन गई, और तुझ जैसे फटीचर से क्या उम्मीद की जा सकती थी? बेचारी तुम्हारे लिए उसने अपने सपने को भी कुर्बान कर दिया, आगे पता नहीं क्या क्या कुर्बान करना पड़े। रिया अपने डैड की शर्तों को मानते हुए उनके द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। आखिर एक बार फिर से रिया ने विशाल के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसे लगा था कि विशाल याददाश्त खो चुका था, इसीलिए वह अपने डैड की शर्त मानने को तैयार हुई थी। पार्टी में अब सभी लोग अब खाना खाने लगे थे और तभी रिया को शिवम सिंघानिया, जो कि रिया का रिलेटिव और राज ग्रुप का मेजर शेयर होल्डर उनके पिता महंत जी थे, परेशान करने लगा था। उसे हक किया, जिससे विशाल गुस्सा ही गया और वो लोग विशाल की इंसल्ट कर रहे थे। अब आगे रिया की करती। रोहन और उसके दोस्त जब विशाल की इंसल्ट कर रहे थे तब उन्हीं के बीच ऋतिक भी उपस्थित था, लेकिन वह शांत होकर खड़ा थे, उसे डर था। ऋतिक को चुप देखकर रोहन और उनके दोस्त के होश उड़े पड़े थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि विशाल जितना सिंपल दिख रहा था उतना था नहीं, लेकिन अब तक तो देर हो चुकी थी। रिया विशाल के पास खड़ी थी, उसके हाथ पर लगी चोट को साफ कर रही थी। वह जैसे ही वो सुनी, उसकी सारी खुशी गुस्से में बदल गई और रिया गुस्से में बोली, शिवम माइंड योर LAUNGUAGE, फालतू की मेरी चिंता न करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और वह जूस का भरा गिलास रोहन के मुंह पर मार देती ही। शिवम गुस्से में विशाल की तरफ बढ़ रहा था,
और कुछ ही पल में विशाल के करीब आते हुए उसके कान में बोला, तुम जैसे फटीचर को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, वैसे तुम कर क्या लोगो, मेरा रिया को उसकी गलती का सजा जरूर मिलेगी। यदि तुम उसे एक दिन के लिए मेरे पास भेज दोगे तो तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें जीना मुश्किल कर देंगे हम। रिया के बारे में सुनते ही विशाल का गुस्सा काबू में ही नहीं हुआ और वह जोर से एक पंच जोर से उसके चेहरे पर मारी, जिससे रोहन काफी दूर जाकर गिरा और रोहन के नाक टूट गई। पार्टी में सब अचानक विशाल को देखने लगे, आखिर कैसे विशाल एक ही पंच में उसे दूर फेंक दिया। कुछ लोग विशाल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वही शिवम और उसके दोस्त की हालत खराब थी। आखिर विशाल जैसे 19 साल के लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। उनके दोस्त तो पीछे मुड़ गए, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई वे विशाल को मार सके। लेकिन शिवम के गार्ड जो कि बहुत ताकतवर थे, लेकिन उसे मार्शल आर्ट की नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, बल्कि उनका कुंफू लेवल 1 के फाइनल स्टेज पर था। वो लोग बड़ी तेजी से विशाल पर हमला किए। विशाल बड़ी हिंचालकी से अपने पैरों को पीछे करते हुए एक गार्ड को मात्र अपनी आधी शक्ति से मारी और वह दूर जाकर गिरा। उसके बाद एक एक करके सभी गार्ड को जमीन पर कर दिया मात्र कुछ ही पल में। ये सब देखकर तो रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं और सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ कोई फिल्म मूवी का फाइट सीन चल रहा था। विशाल मात्र 19 साल का था, लेकिन वह कुंफू के लेवल 5 पर था और उसकी स्पीड का किसी से मुकाबला ही भी थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने लोहे की रॉड उस पर मारने के लिए दौड़ा। रिया विशाल को देखते हुए चिल्लाई, विशाल पीछे देखो। वह दौड़ते हुए विशाल के पास जाने लगी, तब तक वह आदमी विशाल पर रॉड से वार कर चुका था। सभी को थी उम्मीद थी विशाल को गहरी चोट लगेगी या फिर विशाल फिर से कोमा में जाएगी, लेकिन जो आगे हुआ सभी के तो होश ही उड़ गए। विशाल आगे देखते हुए ही पल से रॉड को पकड़ लिया और इतनी गुस्से से रॉड को पकड़ा कि रॉड पर उसके उंगली के निशान पड़ गए और एक ही झटके में वह आदमी पीछे से आगे गिरा हुआ था। अब क्या होता, जो आदम गिरा थे वह रोहन का डैड महंत और रिया के रिलेटिव थे, लेकिन भी रिया को विशाल की चिंता थी। वह विशाल से दौड़कर लिपट गई। यह नज़ारा देखने लायक था। विशाल भी उसे गले से लगा लिया। इतने में बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई। बहुत सारे लोग विशाल को गलत ठहरा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो विशाल को गलत ठहराना था ताकि विशाल और रिया एक दूसरे से दूर हो जाए। विशाल ये सब देखकर बहुत भी गुस्सा में था। रिया के मॉम शांत थी, लेकिन उनके डैड गुस्से में बोले, रिया ये लड़का मेरी पार्टी में इसीलिए आया था, तुम्हें इसे यहाँ लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये फटीचर हमेशा ही फटीचर रहेगा, इसे जरा सी भी तमीज नहीं है। इसने मेरे गेस्ट को परेशान किया। अब बहुत लोग राज का साथ दे रहे थे। शिवम भी रोते हुए बोला, हाँ अंकल जी, मैंने इसे बस फटीचर ही बोला था, उसमें मरने वाली की बात थी। फटीचर को फटीचर नहीं तो क्या शहजादा बोलेंगे। रिया को पता था कि शिवम कुछ तो उसके या फिर और कुछ विशाल की फैमिली के बारे में बुरा बोले होंगे, वरना विशाल अपनी इंसल्ट चुपचाप सुन लेता था। लेकिन सभी लोग विशाल की ही गलती निकलकर उस पर ही यह इल्जाम लगा रहे थे। विशाल ने ही पहले शिवम को मारा और शिवम को निर्दोष बता रहे थे। रिया को पता थे उसके डैड उसे ही डांटेंगे, इसीलिए रिया विशाल का हाथ पकड़ी और उसे लेकर बाहर की तरफ दौड़ने लगी। कुछ ही पलों में वह गेट की पार करके टैक्सी ले ली। सभी लोग उसे देखने लगे। इधर महंत सिंघानिया राज को कि राज ग्रुप में इन्वेस्ट करने से मना करने की धमकी देने लगे और अपने शेयर को बेचने को कहने लगे। उनके शेयर से राज ग्रुप की मेजॉरिटी किसी के पास आ जाती वे, जिससे सीईओ के पद के लिए सभी डायरेक्टर में झगड़ा भी ही सकता था। सभी लोग विशाल को गलत ठहरा रहे थे और यह सच भी था कि विशाल ही पहले उसे मारा था। और जब सभी लोग उसे गलत बोलने लगे तो रिया और माधुरी आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। विशाल के फ्रेंड भी बहुत गुस्सा थे। वे तो जानते थे कि विशाल अपनी इंसल्ट के लिए उसे कुछ नहीं बोलेगा, जरूर कोई और बात थी। रिया के डैड राज को भी एक बार गुस्सा आया कि शिवम उसी के पार्टी में रिया और उसके बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी को लेकर प्रॉब्लम थी। आखिर हुआ भी जिसका डर था। इतना लोगों का सपोर्ट पाते हुए महंत सिंघानिया भी अब गुस्से में बोले कि महंत गुस्से में बोले, देखो राज जी, आपने मेरा और मेरे बेटे की इस पार्टी में बुलाकर बेइज्जती की है। मैं विशाल और रिया को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे और इसका बदला मैं तो लेकर रहूंगा, और अब से तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। राज ये सुनकर डर गए, क्योंकि उन्हें रिया की बहुत चिंता थी और महंत बहुत दिल्ली का बहुत बड़ा गुंडा था और उसके अंडरवर्ल्ड तक भी पहुंच थी। और उसे ये भी डर लगा था कि कहीं महंत अपना शेयर सिंह ग्रुप को न बेच दे, क्योंकि उसका राज के साथ हमेशा कंपटीशन होता था और वह हमेशा से ही राज ग्रुप का शेयर खरीदकर उसे बर्बाद करना चाहता था। राज अब क्या करते। अब तो विशाल और रिया भी वैसे जम चुके थे। माधुरी आंटी को राज के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन राज सारे गलती का इल्जाम विशाल के ऊपर लगाते हुए महंत से बोले, देखिए महंत, शुरू आपने ही किया था, आप विशाल के साथ इसका बदला ले सकते हैं। मैं इन सब में जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। इतना सुनते ही माधुरी गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह बोली, राज तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जरूर विशाल किसी वजह से शिवम पर हाथ उठाया होगा और तुम उसी का साथ दे रहे हो, मात्र अपने बिजनेस के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए। उधर विशाल और रिया दोनों टैक्सी लेकर निकल गए और रिया विशाल को शांत जगह लानी चाहती थी और उसे शांत एंड सेफ मात्र एक ही जगह थी, वो थी मल्होत्रा ग्रुप का होटल डायमंड विभूल, जो कि दिल्ली का सबसे महंगा और सेफ होटल था।
रिया वहां गई तो उस होटल के सारे रूम बुक थे, बस कुछ रूम को छोड़कर, और वो भी विप कार्ड वाले के लिए था। उस होटल की बुकिंग 1 वीक अगो करनी पड़ती थी। केवल अब तो उन्हें कोई वीआईपी कार्ड वाले ही अंदर ले जा सकते थे। रिया को ये बात पता थी, लेकिन उसे कैसे भी अंदर जाना था। उसे भी थोड़ी बहुत सच्चाई शिवम और महंत के बारे में पता थी, और रिया इसी से डर गई थी। रिया होटल में जैसे घुसाने लगी तभी गार्ड ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड बोला, सॉरी मैम, होटल में रूम नहीं उपलब्ध है, और वैसे भी आपके बॉयफ्रेंड के सिर से ब्लड निकल रहा है, आप हॉस्पिटल में ले जाए। रिया देखी तो सच में विशाल के सिर से ब्लड निकल रहा था। वो अब और भी घबरा गई। विशाल उसे परेशान देखकर बोला, सॉरी रिया, ये ब्लड नहीं है, बस कैचअप था जो थोड़ा सा गिर गया होगा, और वह रुमाल निकलकर उसे साफ करने लगा। रिया ये सुनकर हंस पड़ी। रिया अब वापस आ रही थी। विशाल उसे रोकते हुए बोला, क्यों न रिया जी, मैं ट्राई करूं, और मेरा भी सरनेम मल्होत्रा ही है, शायद कुछ कम बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि विशाल के पास उस होटल की विप मेंबरशिप थी, जिससे वह आसानी से अंदर जा सकता था। लेकिन वह रिया के सामने ये सब कैसे करता, उसके आइडेंटिटी छुपी न रहती, और वह रिया को भी परेशान नहीं देखना चाहता था। सभी लोग विशाल को गलत ठहरा रहे थे, और यह सच भी था कि विशाल ही पहले उसे मारा था। और जब सभी लोग उसे गलत बोलने लगे तो रिया और माधुरी आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। विशाल के फ्रेंड भी बहुत गुस्सा थे। वे तो जानते थे कि विशाल अपनी इंसल्ट के लिए उसे कुछ नहीं बोलेगा, जरूर कोई और बात थी। रिया के डैड राज को भी एक बार गुस्सा आया कि शिवम उसी के पार्टी में रिया और उसके बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी को लेकर प्रॉब्लम थी। आखिर हुआ भी जिसका डर था। इतना लोगों का सपोर्ट पाते हुए महंत सिंघानिया भी अब गुस्से में बोले कि महंत गुस्से में बोले, देखो राज जी, आपने मेरा और मेरे बेटे की इस पार्टी में बुलाकर बेइज्जती की है। मैं विशाल और रिया को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, और इसका बदला मैं तो लेकर रहूंगा, और अब से तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। राज ये सुनकर डर गए, क्योंकि उन्हें रिया की बहुत चिंता थी, और महंत बहुत दिल्ली का बहुत बड़ा गुंडा था, और उसके अंडरवर्ल्ड तक भी पहुंच थी। और उसे ये भी डर लगा था कि कहीं महंत अपना शेयर सिंह ग्रुप को न बेच दे, क्योंकि उसका राज के साथ हमेशा कंपटीशन होता था, और वह हमेशा से ही राज ग्रुप का शेयर खरीदकर उसे बर्बाद करना चाहता था। राज अब क्या करते। अब तो विशाल और रिया भी वैसे जम चुके थे। माधुरी आंटी को राज के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन राज सारे गलती का इल्जाम विशाल के ऊपर लगाते हुए महंत से बोले, देखिए महंत, शुरू आपने ही किया था, आप विशाल के साथ इसका बदला ले सकते हैं, मैं इन सब में जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। इतना सुनते ही माधुरी गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो बोली, राज तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जरूर विशाल किसी वजह से शिवम पर हाथ उठाया होगा, और तुम उसी का साथ दे रहे हो, मात्र अपने बिजनेस के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए। उधर विशाल और रिया दोनों टैक्सी लेकर निकल गए, और रिया विशाल को शांत जगह लानी चाहती थी, और उसे शांत एंड सेफ मात्र एक ही जगह थी, वो थी मल्होत्रा ग्रुप का होटल डायमंड विभूल, जो कि दिल्ली का सबसे महंगा और सेफ होटल था। रिया वहां गई तो उस होटल के सारे रूम बुक थे, बस कुछ रूम को छोड़कर, और वो भी विप कार्ड वाले के लिए था। उस होटल की बुकिंग 1 वीक अगो करनी पड़ती थी। केवल अब तो उन्हें कोई वीआईपी कार्ड वाले ही अंदर ले जा सकते थे। रिया को ये बात पता थी, लेकिन उसे कैसे भी अंदर जाना था। उसे भी थोड़ी बहुत सच्चाई शिवम और महंत के बारे में पता थी, और रिया इसी से डर गई थी। रिया होटल में जैसे घुसाने लगी तभी गार्ड ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड बोला, सॉरी मैम, होटल में रूम नहीं उपलब्ध है, और वैसे भी आपके बॉयफ्रेंड के सिर से ब्लड निकल रहा है, आप हॉस्पिटल में ले जाए। रिया देखी तो सच में विशाल के सिर से ब्लड निकल रहा था। वो अब और भी घबरा गई। विशाल उसे परेशान देखकर बोला, सॉरी रिया, ये ब्लड नहीं है, बस कैचअप था जो थोड़ा सा गिर गया होगा, और वह रुमाल निकलकर उसे साफ करने लगा। रिया ये सुनकर हंस पड़ी। रिया अब वापस आ रही थी। विशाल उसे रोकते हुए बोला, क्यों न रिया जी, मैं ट्राई करूं, और मेरा भी सरनेम मल्होत्रा ही है, शायद कुछ कम बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि विशाल के पास उस होटल की विप मेंबरशिप थी, जिससे वह आसानी से अंदर जा सकता था। लेकिन वह रिया के सामने ये सब कैसे करता, उसके आइडेंटिटी छुपी न रहती, और वह रिया को भी परेशान नहीं देखना चाहता था। विशाल और रिया होटल डायमंड में अंदर जाने लगे तो गार्ड उन्हें अंदर जाने से मना कर देते, क्योंकि होटल में रूम नहीं टीएच, केवल वीआईपी रूम खाली था, जो कि विप मेंबरशिप वाले के लिए ही खाली था। रिया के डैड के पास विप कार्ड था, लेकिन रिया उसे अपने साथ लाई ही नहीं थी। अब क्या होता, वे होटल के अंदर कैसे प्रवेश करते। विशाल के उस होटल का वीआईपी कार्ड था, लेकिन वह रिया के सामने उसका यूज नहीं करा सकता था, नहीं तो रिया को वह क्या जवाब देता कि उसके पास वीआईपी मेंबरशिप कार्ड कहाँ से आए। लेकिन यूं ही वह रिया को होटल के बाहर परेशान नहीं देख सकता था। वह रिया से बोला, रिया जी आप यही रहे, मैं कोशिश करूं, शायद काम बन जाए, और वैसे भी मेरा सरनेम भी मल्होत्रा ही है। रिया को पता था कि यह सरनेम से काम नहीं होने वाला था, लेकिन वह विशाल के दोबारा कहने पर हाँ कर देती है और खुद दूर खड़ी हो जाती है। विशाल गार्ड के पास जाकर बोला, सर देखिए, ये रहा मेरा मेंबरशिप कार्ड, आप इसे पीछे मुड़कर चेक कर लीजिए, लेकिन इस बारे में उस लड़की से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरे ऊपर मुसीबत टूट पड़ेगी।
गार्ड विशाल की बात सुनने के बाद एक बार ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, आप जीटी ग्रुप के सीईओ होंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता। वह कार जीटी ग्रुप्स टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड थी और विशाल उसमें काफ़ी बार आ चुके थे। विशाल गार्ड की बात सुनते ही गार्ड को बड़े ध्यान से देखते हुए बोले, सर आप गलत समझ रहे हो, मैं उसमें काम करता हूँ और पिछली बार मैं सर के साथ आया था तो वह कार्ड मेरे पास ही रह गया। अब आप हमें जाने दीजिए और प्लीज़ रिया को कुछ न बताए इस बारे में। गार्ड भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, वह तुरंत उन्हें अंदर जाने के कह दिया क्योंकि उसे विशाल का हुलिया देखकर कोई भी उसे सीईओ नहीं कह सकता था। विशाल अंदर जाने से पहले दौड़कर रिया के पास आए और उन्हें ये खुशखबरी दिया कि उन्हें होटल में एंट्री मिल गई। रिया जैसे ही यह सुनी वो ऊपर से नीचे तक विशाल को देखने लगी और बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें होटल में एंट्री कैसे मिल गई, वो भी तुम्हारे नाम के सरनेम से, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उससे पहले रिया कुछ और बोलती विशाल रिया का हाथ पकड़कर भागने लगे और होटल में चले गए। विशाल रिया का हाथ पकड़कर सीधे जीटी ग्रुप्स के प्राइवेट रूम में चले गए। रिया को कुछ समझ में ही नहीं आया। विशाल अपने कार्ड से दरवाजा को ओपन किए और फिर अंदर चले गए। रिया ये सब देखकर उसके तो होश ही उड़ हुए थे। वाकई में ये रूम बहुत अच्छा दिख रहा था। उसमें एक वीआईपी बेड और एक सोफा सेट लगा हुआ था। उसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया था। रिया के मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। विशाल समझ चुका था कि रिया जरूर उस पर सवालों की पहाड़ खड़ा करने वाली थी। विशाल हंसते हुए बोला, रिया बेबी मेरी प्यारी BUZZU, तुम जाकर शावर ले लो, बहुत थकी नजर आ रही हो, अब हमें रूम भी मिल गई है ना। रिया बजू सुनकर थोड़ा ब्लश करने लगी और उसके सारे सवाल मन खत्म हो गए और वह बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चली गई। उधर रिया वॉशरूम में गई तभी बाहर का डोरबेल बजा। विशाल सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन आ सकता था। फिर विशाल को लगा कि होटल का मैनेजर होगा, शायद कुछ चेक करने आया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही दरवाजा विशाल ने खोला देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और जोर से बोला, तुम फिर से? आज मैंने कोई सॉन्ग नहीं बजाए तो तुम्हें आज किससे डिस्टर्बेंस होगा माही जी। इतना सुनते ही माही थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोली, विशाल जब से मैंने तुम्हें पहले बार देखी हूं तब से मुझे पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आती, नहीं भूख लगती है और नहीं कुछ कम में मन लगता था। मैं रोजाना तुम्हारा रूम का बेल बजाती थी और आज देखिए मेरी इच्छा पूरी हो गई, फाइनली मैंने तुम्हें कहा नहीं दूधा। माही यह सब ऐसा बोले जा रही थी मानो वो सच बोल रही थी। रिया जब यह आवाज़ सुनी तो वह तुरंत बाथरूम में ही बाहर आ गई और उसने जो देखा उसे से रिया के दिल पर चोट लगी। आखिर रिया ने क्या देखा लिया। रिया जब वॉशरूम से बाथरोब पहने हुए बाहर आई तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की जो कि पिंक कलर की नाइट शॉर्ट पहनी हुई थी वह विशाल के गालों पर किस कर रही थी। रिया ये प्रेम भाव के माहौल को देखकर उसके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। वह कुछ कर देती कि उससे पहले विशाल को एहसास हो गया ये सब गलत है। वह तुरंत माही पीछे करते हुए बोला, विशाल देखिए माही ये आप क्या कर रही है, वैसे भी मैं इंगेज्ड हूँ, मेरी रिया के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है। आपको विश्वास नहीं तो ये मेरे गले की रिंग देख लीजिए और आप एशिया के सबसे अमीर आदमी वशीकरण मल्होत्रा की पोती हो, आप थोड़ा उनके बारे में सोचिए। ये सुनकर रिया को सुकून मिला कि विशाल ऐसा कुछ नहीं चाहता था। जैसे ही विशाल ने पीछे मुड़कर देखा कि रिया खड़ी थी वह तुरंत उसके पास जाते हुए बोले, देखिए माही जी यही है मेरी लाइफ पार्टनर रिया सिंघानिया जी, जिनसे मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और यही नहीं मेरी मम्मी को भी रिया पसंद है। इतना सुनकर रिया बहुत खुश हुई लेकिन माही उतना ही दुखी हुई। वह गुस्से में विशाल का एड उसके ऊपर फेंकते हुए सीधे बाहर निकल गई। उसे इतना शांत जाते हुए देखकर विशाल बहुत हो गया था। माही अपने रूम में चली गई। रिया को भी अंदर से एक डर सा लगी थी विशाल को खोने को। वह विशाल का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में ले गई और खुद रेडी होकर एक कैंडल नाइट डिनर का इंतजाम किया। रिया का इरादा बस कैंडल नाइट डिनर का ही था लेकिन माही के बैकग्राउंड को सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वह डिनर के साथ सबसे महंगी जूस मंगाई जिसकी कीमत 20,000 रुपये थे और यह होटल के एक्सपेंसिव जूस में से एक थी। विशाल समझ और रिया दोनों आमने सामने बैठकर डिनर कर रहे थे। जैसे ही वह जूस पिया पता नहीं विशाल को क्या होने लगा, मानो वह कोई नशीली ड्रिंक पी लिया हो। वह अपना होश खो चुका था। वही रिया के ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ, वह सीधे बैठी हुई थी। कुछ ही देर में विशाल रिया के करीब पहुंच गया। विशाल रिया को अपने गोद में उठाकर कर बिस्तर पर लेकर आया और उसे किस करने लगा। करीब 20 मिनट तक लगातार किस। उसे तो किस करना बहुत अच्छा लगा और दोनों रात भर जगाते रहे। सुबह जब विशाल की आंख खुली तो उसके तो आंखें फटी की फटी रह गईं। विशाल देखा कि रिया उसके बगल सोई हुई थी और रिया और विशाल नॉक थे, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब देखने के बाद विशाल की आंखें फटी फटी की रह गईं। उसे कुछ याद ही नहीं था आखिर गाय क्या होने वाला था। क्या सच में रिया और विशाल के बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ था? विशाल रिया को क्या जवाब देगा?